आज हम लोग जो पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैव विविधता जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्टिव किए थे सर बिल्कुल। आज हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी क्या बोलते हैं उसको, बायोडायवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पहले से कंटिन्यूअसली चली आई है। 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर जैव विविधता होता क्या है ना? सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, बायोडायवर्सिटी है क्या? है क्या? जैव विविधता किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो आपके सामने ये आएगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं? सर लिखकर पढ़ना है। आशीष जी आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं पहले से देख लिया। फरजीना परवीन आपका ये जो आंसर है मैं देने में असमर्थ हूं। भारती कुमारी जी वालेकुम सलाम, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, है ना? चले, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम। एक तो जैव कर लेते हैं, एक विविधता कर लेते हैं। ठीक, जैव जैव में क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं इसमें। ठीक है, कृष्णा स्वागत है, अंजलि सिंह जी स्वागत है बाबू, क्या हाल है? सन्यासी बढ़िया है। विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, विविधता का मतलब होता है भिन्नता। जी सर जी आप 2026 में जो नहीं पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल पूछा जाता है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? जहां करे सर आपका नाम क्या है? अभी नए बच्चे हो क्या आप? नए जुड़े हो क्या बाबू? थोड़ा सा मेरा नाम बता दो कोई। सिद्धि सिंह, हाँ चैप्टर नंबर 16 है। अंकिता कुमारी जी, हाँ चैप्टर नंबर 16 है। अब आगे देखते हैं कि जैव पेड़ पौधे जीव जंतु की विभिन्नताएं जो होती हैं, अर्थात अगर इसकी परिभाषा आप बनाना चाहें तो आप यूं बनाएंगे कि जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाई जाने वाली पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। क्या बोलेंगे? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक है, बिहार बोर्ड आर्ट्स चैप्टर 16 ठीक है से पढ़ रही हूँ। ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है वो अभी साइलेंट रखिए, आपको बाद में ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए, अभी आप क्लास पढ़िए, है ना? चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। सिंपल परिभाषा ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो, और ये जो जैव विविधता है इसको ये बताने का प्रयास किया गया कि ये एक दिन में नहीं आई। भाई एक दिन में कोई घटना थोड़ी ना घट जाती है। अब आप मान के चलिए, जैसे अपने परिवार की बात करते हैं, हम अपने परिवार की एक बात करते हैं, जैसे आपका भी परिवार है, मेरा परिवार है, सभी लोगों का परिवार है। अब परिवार में क्या होता है कि दादा हो गए, दादी हो गए, माता हो गए, पिताजी हो गए, और इनके नीचे बच्चे हो गए। ठीक, अब दादा दादी के समय में जो वातावरण रहा या जो व्यवस्थाएं रही वो कुछ और रही होंगी। पिताजी के समय में कुछ बदलाव हुआ होगा और आपके समय में और अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है, और अधिक बदलाव आने वाली जनरेशन में और बदलाव होगा। तो कोई भी चीजें ऐसा नहीं होता कि एक दिन में परिवर्तित हो जाती हैं, इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। भाई जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कल्पना करिए, तो क्या इतने जीव जंतु पेड़ पौधे यहां पर रहे होंगे? हाँ चैप्टर नंबर 16 है भारती जी, यहां पर लिखा नहीं है, आपको देख नहीं पा रहे हैं क्या? ये क्या लिखा है मैंने? 16.1, ये चैप्टर नंबर 16.1, मतलब 16 चैप्टर शुरू हो रहा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मैं कहा था यहां पर था, मैंने कहा कि जो परिवर्तन आप देख रहे हैं इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तब इतने जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई पेड़ पौधे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती गई, और जो ये जीव जंतु पेड़ पौधे आपको कंटिन्यूअसली विभिन्न वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न प्रजातियों के देखने को मिल रहे हैं, है ना? ये सब क्या है? हाँ, ये सब के सब कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है। भाई आप ऐसे समझो कि जब दादा दादी जी थे, ये किसी एक के परिवार के नहीं, सबकी बात कर रहा हूं, तो उनके समय में संदेश के लिए चिट्ठी चलती थी, है ना? क्या चलती थी? चिट्ठी चलती थी। अब आगे क्या हुआ? यहां पर भी कुछ चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी, और प्लस में कीपैड मोबाइल आया, मोबाइल इनके पास आया। आज आपके पास क्या है? आज आपके पास एंड्रॉयड है, 5G मोबाइल आज आप चला रहे हैं। यही तो डाइवर्सिटी है, यही तो परिवर्तन है। जहां अगर समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ जा रहा बाबू, आप मुझे बताएं।
मैं बिल्कुल आपके घर से, परिवार से जोड़ करके चीजों को बता रहा हूं। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया बताएं, है ना? ये चीज आप लोग देखिए, समझिए इसको, कि पहले क्या हुआ था, पहले लोग चिट्ठी के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान करते थे, किसी अन्य आदमी के द्वारा संदेशा पहुंचा करके संदेशों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे करके कि चिट्ठी भी थी और कीपैड मोबाइल भी आ गए, तो कुछ मोबाइल के माध्यम, क्योंकि उसका पैसा बहुत कटता था, कुछ मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से चीजें होना शुरू हो गई। फिर आज के डेट में हम देख रहे हैं कि 5G मोबाइल के माध्यम से सारी चीजें, चाहे कोई संदेशा हो, है ना, चाहे कोई मैसेज भेजना हो, उसी तरीके से पूरे पृथ्वी में परिवर्तन हमें देखने को मिला। अगर हम पृथ्वी को जीवंत मान लें, अगर हम पृथ्वी को एक सजीव की तरह मान लें, तो पृथ्वी में भी बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, है ना? बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। सेम वही कंडीशन, भारती जी आप पढ़ाई में वीक है, ये बात नहीं होती, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बता दिया, ये तो पारिवारिक बात बताया हूं, हर आदमी के परिवार में ये घटता है ना? सेकंड थिंग चलते हैं फिर से यहां पर, क्या बोला गया कि 2.5 से लेकर के 3.5 वर्षों के विकास का ये परिणाम है, एक दिन में ये घटना कंप्लीट नहीं हुई। अब देखो, मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी। भाई जब मानव नहीं था तो यहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते थे, और उसको कोई दोहन करने वाला नहीं था, है ना? कोई दोहन करने वाला उसका नहीं था, कोई उसको कंज्यूम करने वाला नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसको उपभोग कर सके। तो खूब जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पे थे, लेकिन जैसे मानव आया, मानव ने उनका दोहन करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। आज भारत में 66 राष्ट्रीय पार्क, 368 अभ्यारण्य और 14, मतलब ये तो 18 हो गए हैं समथिंग, और ये भी बढ़ गए हैं, है ना, जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व, जहां जहां विविधता को अछूत रखने का प्रयास जारी है। ठीक, आइए अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। चलिए एक ग्लोब लेते हैं, ग्लोब पृथ्वी के रूप में एक पृथ्वी लेते हैं, ये पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, और एक मैं सूर्य लेता हूं। मैंने एक सूर्य ले लिया। पृथ्वी को बड़ा इसलिए बनाया हूं क्योंकि पृथ्वी को मुझे दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, पृथ्वी में कुछ चीजों को मुझे दिखाना भी पड़ेगा, इसलिए मुझे उसे बड़ा लेना पड़ा है। ठीक है, ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है। सूर्य का प्रकाश यहां पर आएगा, सूर्य का प्रकाश यहां पर आएगा, सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है। अब आपको पता है कि सूर्य के उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जब सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे मेरे बच्चों, तो वहां पर पेड़ पौधे अधिक पाए जाएंगे, या वहां पर डाइवर्सिटी अधिक पाई जाएगी। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश मेनली इस एरिया में पड़ता है। अभी आप यहां पर इतना केवल समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। ठीक, जैसे ये विषुवत रेखा, सॉरी, जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक, ऊपर ये आपकी क्या हो गई? कर्क रेखा हो गई, नीचे आपकी ये क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। इसके बीच में पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश कंटिन्यूअसली, अच्छा एक स्लाइड पीछे करें, हाँ, सफेद टाइगर कहां पाए जाते हैं? आप लोग बताने का थोड़ा सा कष्ट करें। सफेद टाइगर कहां पाए जाते हैं? बताइए, सभी लोग बताइए। हो गया, चले चले। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सफेद टाइगर कहां पाए जाते हैं? मेरे बच्चों, सबसे बड़े टाइगर बंगाल टाइगर होते हैं, बंगाल टाइगर, और ये मैग्रोव के क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैग्रोव वन के क्षेत्र में, सुंदरवन के डेल्टा में। कहां पर? सुंदरवन के डेल्टा में, डेल्टा में। सुंदरवन का डेल्टा कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, पहले इसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका ये क्वेश्चन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलेगा मेरे बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे, और जब पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे यहां पर, तो नो डाउट यहां पर पेड़ पौधों के ज्यादा उगने से जंगल का विस्तार भी ज्यादा होगा, यहां पर जंगल का विस्तार भी अधिक होगा, और जंगल का विस्तार अधिक होगा तो जीव जंतुओं की संख्याएं बहुत पाई जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे ना? ठीक है, हाँ, जो देखिए, जो लायन होता है वो भारत में केवल एक जगह ही पाया जाता है, गिर अभयारण्य में, जो गुजरात में है। ठीक, जो शेर है, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं, बब्बर शेर, वो पाया जाता है गिर अभयारण्य में। कहां है ये? गुजरात में। आप लोगों से कई बार कहा हूं, आप लोग प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लीजिए, फिर आगे बात करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां आकर ये बनाना पड़ेगा। क्यों बाबू? इसको बनाया नहीं जाता, है ना? चले, तो ये हो गया यहां पर। अब एक और हम लोग बनाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, अब एक हम पृथ्वी ले लिए, ये पृथ्वी, ठीक है, और एक मैंने यहां पर सूर्य ले लिया, ये, तो सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा है। अब आपको समझना आसान हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, अब आपको समझना आसान हो जाएगा। और ये मैं पृथ्वी को ले लेता हूं, सॉरी, ये पृथ्वी है, ये ग्रीन है। ठीक, अब सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी यहां पर सामने पड़ेंगे, क्योंकि सूर्य से तो चारों तरफ तरंगे निकलेंगी ना, सूर्य से तो चारों तरफ तरंगे निकलती हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि एक तरफ निकलेगा। भाई सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो चारों तरफ जाएगा। ठीक है, अब सूर्य से जो तरंगे जा रही हैं तो पृथ्वी की ओर जो जाएंगी वो यहां पर जाएंगे, यहां पर सीधे 90 डिग्री पे जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर की तरफ जाएंगे तो ये दूर होती चली जाएंगी। तो जितनी लेंथ होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को क्या बोला जाता है? सूर्य से
आने वाली आने वाली आने वाली तरंगों को लघु तरंग कहते हैं, लघु तरंग कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी का हिस्सा उसके सामने पड़ेगा वहां पर सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम होगा। सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा नहीं, हाँ सूर्य तो बड़ा है ना पृथ्वी से। अब जानते हैं पृथ्वी हमारी 23.5 पर इंक्लाइन है, इतने पर झुकी हुई है, इसका ये अच्छी झुकाव है, इतना याद रखना, ये अच्छी है झुकाव है। ठीक, अब ये अच्छी झुकाव होने के कारण पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूं वहीं पर। पृथ्वी कैसी होगी? पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे ये है तो पृथ्वी का जो पोल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, नॉर्थ पोल ये होगा, साउथ पोल ये होगा। तो पृथ्वी कुछ ऐसे झुकी होगी 23.5 पर। तो सूर्य के सामने जो भाग पड़ता है वहां पर प्रकाश ज्यादा होता है, जो भाग दूर होता है वहां पर प्रकाश कम होता है। अब आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा बखूबी, और नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं कि जैसे ये बीच में सन है, बीच में ये सन है ना, बीच में क्या है? सूर्य है। अब सूर्य से तरंगे निकलेंगी। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में। सूर्य हो गया, अब इसके चारों तरफ क्या होती है? पृथ्वी। एक तो यहां पर पृथ्वी में बना, सॉरी, एक तो मैंने यहां पर पृथ्वी बना लिया, एक ये हो गई, दूसरी पृथ्वी यहां पर हो गई। ठीक, एक पृथ्वी यहां पर मैंने बना लिया, एक पृथ्वी मैंने यहां पर बना लिया, चारों तरफ पृथ्वी बना दिया। ठीक है, अब देखना पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है। पृथ्वी की हमारी जो रोटेशन होती है वो कैसे होती है? पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये ऐसे घूमेगी, ध्यान रखना। ये कैसे घूमेगी? ऐसे। ये पूरे वर्ष का इसका मैं वो बता रहा हूं। और पृथ्वी जो हमारी घूमती है मेरे बच्चों, एक बात और याद रखना, जो पृथ्वी हमारी घूमती है वो इसी दीर्घ वृत्ताकार पथ पे घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? अप्रोक्सीमेटली 365 दिन बोला जाता है एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में। और अपने अक्ष पर कितने घूमती है? अक्ष पर, तो जो अक्ष पर घूमती है वो 24 आवर्स में, मतलब अपनी जगह पर पृथ्वी कितने टाइम में घूम जाती है? 24 घंटे में। दोनों बात याद रखना, सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 365 दिन अप्रोक्स। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो हमारी ये पृथ्वी है बाबू, ये 23.5 पर इंक्लाइन है, ये मैं झुकाया 23.5। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसी तरह से पृथ्वी घूमते घूमते यहां पर पहुंचेगी, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। ध्यान देना, ऐसे ही घूमते घूमते पृथ्वी यहां पर पहुंचेगी, ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचेगी ना। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला, ये नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ हो जाएगा, ऐसे। फिर ये घूमते घूमते यहां पर पहुंचेगी, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखना, है ना। हाँ, 8 मिनट 16 सेकंड लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग गौर से समझना कि जब सूर्य का प्रकाश यहां से पृथ्वी पर आ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश तो कहां पर आ रहा है? बीचों बीच विषुवत रेखा पे, एक। अब जब यहां, अब देखो ये विषुवत रेखा है, ध्यान से देखना, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा में नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब इधर ठंडी होगी, यहां पर गर्मी, लेकिन यहां इसके बीच में तो सूर्य का प्रकाश जा ही रहा है ना, इसके बीच में मेरे बच्चों यहां पर तो सूर्य का प्रकाश जा ही रहा है ना, इस एरिया में, ये वाला। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर आ जाइए, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या होगा? देखना, एक एरिया ये हो गया, एक ये विषुवत रेखा हो गया, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। इस बार सूर्य का प्रकाश कहां जा रहा है? इस बार सूर्य का प्रकाश जा रहा है डायरेक्टली मकर रेखा पर, 23.5 किस पर? साउथ पर जा रहा है। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि विषुवत रेखा में नहीं जाएगा, विषुवत रेखा में भी जाएगा, लेकिन यहां पर जा रहा है, उत्तर की तरफ कम हो रहा है इस टाइम, इस बार। ठीक, अब देखो जब यहां पर गया तो यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पे नहीं जाएगा, मकर रेखा से होते हुए जाएगा ये। तो इसका मतलब विषुवत रेखा में सूर्य का प्रकाश फिर पहुंचा। फिर जब यहां पर आ जाएंगे इस स्थिति में, तो यहां पर ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। तो इस बार सूर्य का प्रकाश कहां जाएगा? देखो, सूर्य का प्रकाश जाएगा कर्क रेखा पर, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ में जाएगा नहीं, लेकिन साउथ में भी जाएगा लेकिन कम जाएगा, अब विषुवत रेखा में जा रहा है। आप लोगों को एक बात इसमें बड़ी कॉमन दिखी होगी, है ना, एक बात इसमें आपको, 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली क्या माना जाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने टाइम पे पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में, है ना, लगभग 8 मिनट में। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई, एक कॉमन चीज दिखाई दी होगी, एक कॉमन बात दिखाई दी होगी कि मेरे बच्चों विषुवत रेखा में तो सूर्य चमक ही रहा है, विषुवत रेखा में सूर्य की तरंगें तो जा ही रही हैं। ये दो डेटे हैं जबकि आमने सामने जो है, यहां पर सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम टाइम होता है विषुवत रेखा पर, और ये कितना होगा कब? तो यहां पर हम कह सकते हैं, एक तो हो गया ये 21 मार्च, सॉरी ये हो गया 23 सितंबर, है ना, और ये यहां पर क्या हो गया? 22 दिसंबर मकर रेखा पर साउथ पे। ये यहां पर कितना हो गया? 21 मार्च, और ये कर्क रेखा पे जो सीधा चमका यहां पर ये, तो इसको हमने कह दिया 21 जून। ठीक, तो इससे एक बात तो पता चल गई आपको ना, यहां से एक बात तो पता चल गया आपको, भली भांति पता चल गया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सर्वाधिक पाया जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सर्वाधिक पाया जाता है, विषुवत रेखा में हमेशा सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, यही ना जी? जहां बिल्कुल बिल्कुल हो गया है,
ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यहां पर पाया जाता है, और जब यहां पर पाया जाएगा विश्वत रेखा में हमेशा सूर्य का प्रकाश पाया जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर पेड़ पौधे सर्वाधिक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पेड़ पौधे सर्वाधिक पाए जाएंगे, जीव जंतु सर्वाधिक पाए जाएंगे। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाएगी, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, कहां पर पाई जाएगी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी? पूरे वर्ष में सूर्य पूरा मतलब पृथ्वी पूरे वर्ष घूमने के बाद हमें यह मिला कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा प्रेजेंट रहता है, ऊपर नीचे नहीं जाता। जबकि उनमें भी देखो, यहां पर मकर में 90 हुआ है, कर्क में यहां पर कम सूर्य का प्रकाश जाएगा, यहां पर कर्क में हुआ है, मकर में कम जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों में तो सीजन बदलते होंगे, लेकिन विश्वत रेखा पर सीजन नहीं बदलता, क्योंकि विश्वत रेखा में हमेशा सूर्य का प्रकाश जाता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगी, तो आसिया अख्तर जी का जवाब आया, बॉय का जवाब आया कि सर सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी विश्वत रेखा में। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता कहां पर मिलेगी? विश्वत रेखा में, विश्वत रेखा में, है ना, सर्वाधिक जैव विविधता। और सबसे कम कहां मिलेगी मेरे बच्चों, बताओ? सबसे कम, जहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे कम जाएगा, सबसे कम जैव विविधता कहां मिलेगी? जैव विविधता। तो आपका जवाब आ जाएगा कि सबसे कम जैव विविधता सर ध्रुवों पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? ध्रुवों पर। सबसे कम जैव विविधता कहां पर मिलेगी? ध्रुवों पर मिलेगी। ठीक, सबसे अधिक अगर विश्वत रेखा में है तो सबसे कम ध्रुवों पर। सबसे कम कहां मिलेगी बाबू? ये यहां पर, यहां पर ये ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सबसे कम कहां मिलेगी? ध्रुवों पर। फर्जीना परवीन जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो ये यहां तक की बात मैंने आपके साथ किया। आइए हम लोग यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या क्या है? बायो व डाइवर्सिटी, है ना, के मेल से बना है। बायो का अर्थ क्या है? जैव, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। अब देखो, विश्वत रेखा सबसे अधिक उष्णकटिबंध है, वहां पर शीत ऋतु नहीं होती है ना, इस वजह से वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, एक बात मेरे बच्चों और याद रखिएगा कि जैसे 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 हम विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं विश्वत रेखा से, वैसे वैसे हम आज बहुत अच्छे समझ आया सर जी, मजा आ गया पढ़ने में। अरे सानिया शेख, हमेशा इसी तरह से मैं पढ़ाता हूं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना। जैसे जैसे विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है। अब जैव विविधता घटने का कारण जानते हैं क्या होता है? क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि सभी जीव सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक, अगर ध्रुवों पर ठंडी है एकदम, तो ठंडी में तो वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि ठंडी को एडॉप्ट कर पाया होगा। सब तो नहीं कर सकते ना। आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आप अपने ननिहाल गए, है ना, और आपके ननिहाल का पानी बदल गया, आपका मतलब अपने गांव से ननिहाल गए और पानी चेंज हुआ, तुरंत आपको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, किसी को भी आ जाता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करते हैं, क्योंकि वहां की डाइवर्सिटी अलग है और यहाँ की डाइवर्सिटी अलग है ना, दोनों चीजें। सर आप 12th में पढ़ाएंगे ना अंजलि? मैं कहा ना, अभी प्लीज ये क्वेश्चन ना पूछे हमसे, है ना, जो होगा उसको देखा जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहां पर मैं क्या बताया, जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता में कमी आती है, किंतु जीवधारियों की संख्या में अधिक होती है। अब देखो, यही प्रश्न मैं आपसे किया कि ध्रुवों की ओर बढ़ने में जैव विविधता तो कम हो जाती है ना। जैव विविधता मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ने में जो आपको जीवों की विभिन्नताएं हैं वो तो कम देखने को मिलेंगी, या प्रजातियां जो जीवों की थी, प्रजातियों की विभिन्नता तो कम मिलेगी, प्रजातियों की विभिन्नता कम मिलेगी, है ना, प्रजातियों की विभिन्नताएं तो कम मिलेंगी ऊपर, लेकिन 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 एक ही प्रजातियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। अब सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं फिर से कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, है ना, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इतना याद रखना कि वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही थी, लेकिन जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो ऊपर का क्षेत्र ठंडा होने लगेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो वहां पर वही जीव पाया जाएगा जो ठंडी को एडॉप्ट कर पाए, जो ठंडी में अपने आप को ढाल पाए एकदम। तो वहां पर प्रजातीय संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन एक ही प्रजाति के जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे, जो ठंडी में सर्वाइव करने वाले होंगे वो जीव जंतु आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और जो विविधता वाली संख्या है वो कम होती जाएगी। ठीक, हाँ, इतना याद रखिएगा। ओके, चलो, इसको देख लेना अच्छे से और इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर टाइगर है ना, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये केकड़ा या जो भी जीव है, यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको फिश दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर आपको पैरट दिखाई पड़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के, और यहाँ पर देखेंगे कि
कोई पता नहीं कौन कौन से जीव है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल है, ये सब कुछ, यही तो डाइवर्सिटी है। लेकिन जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो इतनी प्रकार की प्रजातियां नहीं मिलेंगी। जब पोल की तरफ आप जाएंगे, ये विषुवत रेखा के आसपास सब मिलेंगे आपको, इतने सब जो है विषुवत रेखा के आसपास मिलेंगे। लेकिन जब आप पोल की तरफ जाएंगे ना, ध्रुवों की तरफ, तो वहां पर कोई एक ही प्रजाति आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी और दूसरे नहीं दिखाई पड़ेंगे, एक ही प्रजाति आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि ये तो आपको केवल और केवल विषुवत रेखा में दिखेगी, विषुवत रेखा में, ठीक है। लेकिन जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, पोल की तरफ ये आपको डाइवर्सिटी नजर नहीं आएगी। पोल की तरफ आपको इनमें से कोई एक जीव की संख्या या कोई पेड़ पौधा है उसकी संख्या आपको ज्यादा दिखेगी और जो प्रजातियां वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर एकदम? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बताया गया कि जैव विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से स्तर है? आनुवंशिक विविधता हो गई, प्रजाति विविधता हो गई, और क्या हो गई? पारितंत्रीय विविधता हो गई। 3 प्रकार की हो गए। अब देखो हम तीनों प्रकार की इसको देखने वाले हैं, ध्यान से देखना, है ना। जैव विविधता को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जी? जैव विविधता को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, है ना। एक आनुवंशिक विविधता है, आनुवंशिक विविधता, ठीक है। दूसरा है प्रजाति विविधता, ध्यान से देख लेना इसको, है ना। एक है पारितंत्रीय विविधता, पारितंत्रीय विविधता, ठीक है। ये तीनों विविधताओं को ध्यान से देखना है आपको। अब देखो मेरे बच्चों, आनुवंशिक विविधता को हम समझते हैं, आनुवंशिक विविधता को, ठीक। जैसे यहां पर लिखता हूं आनुवंशिक विविधता, ध्यान देना, आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता में देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जैसे मान लिया एक परिवार में 5 मेंबर हैं, 5 व्यक्ति हैं, है ना। क्या यह सभी सेम होंगे? क्या यह सभी समान होंगे? होंगे? आप लोग बताइए मुझे, क्या सभी समान होंगे? नहीं, समान नहीं होंगे ना। क्या अंतर आएगा? तो इनमें से कोई आपको गोरा नजर आएगा, कोई सांवला होगा, कोई काला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, है ना। यही तो होगा, ऐसे ही तो होता है ना। कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई सांवला हो गया, कुछ तो इस तरह के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कभी समान नहीं होंगे, उनमें अंतर पाया जाएगा। अब आप ऐसे समझो, ध्यान से देखना, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य थे, अब मेरी शादी, ऐसे समझो मैं आत्मा सिंह, ठीक, और मेरी शादी हुई किसके साथ? अन्नू सिंह। अब ये दूसरे परिवार से आई है, दूसरे परिवार से, ये दूसरे परिवार से आएंगे मेरे घर, और ये मेरा दूसरा है। अब ये बताओ, इनके मिलने से जो संतान जन्म लेगी उसमें आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी कि नहीं? आनुवंशिक विभिन्नता होगी कि नहीं होगी बताओ? क्योंकि यहां का डीएनए फिर से क्रॉस हो रहा है ना। बिल्कुल समझ गए ना बात को? क्लियर एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, जो इनसे संतान होगी उसमें आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी, इसी को बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। क्या मेरे बच्चों ये बात आपको क्लियर हुई? आनुवंशिक विविधता क्या होती है? क्लियर है जी? तो ये आनुवंशिक विविधता होती है। और प्रजाति विविधता क्या होती है कृष्णा? ध्यान से देखना, प्रजाति विविधता मैं आपको बताऊं तो प्रजाति विविधता मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। विविधता, तो प्रजाति विविधता क्या होती है? देखो यहां पर, जैसे मानव का बच्चा है ये अलग है, गाय का बच्चा है ये अलग है, भैंस का बच्चा है ये अलग है ना, कुत्ता का बच्चा है अलग है, बकरी का बच्चा है अलग है ना। ये सब क्या है? ये अलग अलग प्रजाति है, ये अलग अलग क्या है? प्रजाति है। ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है, ये भी अलग प्रजाति है। इसी को कहते हैं हम प्रजाति विविधता। मेरी बात क्लियर है जी? इसी को क्या बोलते हैं? प्रजाति विविधता बोलते हैं। प्रेमा कुमारी जी, जी मेरे बच्चों, इसी को क्या बोलेंगे हम? प्रजाति विविधता कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, पारितंत्रीय विविधता। पारितंत्रीय विविधता, थोड़ा सा 1 मिनट इसको भी देख लीजिए सब लोग। अब देखो, जंगल की जो पारितंत्र होता है वो अलग होता है, पेड़ पौधों का जो पारितंत्र होगा वो अलग होगा, है ना। पेड़ पौधों का, मरुस्थल का पारितंत्र अलग होगा, और जलीय पारितंत्र अलग होगा। भाई जल में जलीय जीव पाए जाएंगे, सब तो पाए नहीं जा सकते। मरुस्थल में वही जीव पाए जाएंगे जो मरुस्थल में सर्वाइव कर पाए, जिसमें पेड़ पौधे जो यहाँ पर पाए जाएंगे वो अलग होंगे, जो जीव जंतु यहाँ के होंगे वो अलग टाइप के होंगे। पेड़ पौधों में जो पारितंत्र होता है इसमें आपको चिड़िया मिलेंगी और दूसरे इसी तरह के जीव मिलेंगे। जंगल में आपको बड़ा से बड़ा जानवर भी मिलेगा, छोटा से छोटा जानवर भी मिलेगा। तो ये अलग अलग क्या है? पारितंत्र है। ये अलग अलग क्या कहलाएंगे? पारितंत्र। तो ये इसे हम कहते हैं पारितंत्रीय विविधता। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चों? अब देखो, इन्हीं चीजों को यहाँ पर बाकायदे लिखा गया है। आइए देखते हैं। आनुवंशिक विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है जीवन निर्माण के लिए। जीन एक मूलभूत इकाई है किसी प्रजाति में जीव की विविधता आनुवंशिक विविधता कहलाती है, ठीक है। आगे आगे देखो, मैं बताता हूं।
ये प्रजाति विविधता में क्या होता है? प्रजाति विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता पाई जाती है और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। ये लो, हॉट स्पॉट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। पारतंत्र विविधता में देखो, पारतंत्र विविधता पारतंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है। पारतंत्रिक प्रक्रिया आवास तथा स्थानों की विभिन्नता की पारतंत्र विविधता कहते हैं। जैसे मैंने कहा जंगल अलग हो गया, महासागर अलग हो गया, सारी चीजें मतलब पेड़ पौधे अलग हो गए, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। और देखिए यहां पर फाइनली हम लोगों ने बात किस पर किया? हमने बात किया आज जैव विविधता पर, जैव विविधता पर बात किया मैंने और आपको बखूबी समझाने का प्रयास किया। जैव विविधता के प्रकार बताया, जैव विविधता के प्रकार बताया, प्रकार। ठीक है, क्लियर एकदम? चलिए, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्लास, ध्यान रखें सेकंड क्लास। और प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर ये है, आप लोग डीपीपी यहां से कर लीजिए। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे जैव विविधता, तो मैंने आपको बताया था जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? मैंने इसको बखूबी आपको समझाया कि बायो का मतलब हो गया जीव जंतु पेड़ पौधे जो सांस ले सकते हैं, पेड़ पौधे, और डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है विभिन्नता। मैंने बखूबी आपको बताया इसको, है ना, आप लोग बहुत अच्छे समझा है बायोडायवर्सिटी के बारे में, और मैंने कल आपको बहुत इत्मीनान से इसको समझाया भी है। ठीक है, फिर जैव विविधता के प्रकार भी मैंने बताया है। जैव विविधता के प्रकार मैंने आपको बताया है। जैव विविधता के प्रकार में मैंने 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहले बताया आनुवंशिक विविधता, दूसरा आपको बताया प्रजातीय, तीसरा बताया पारितंत्रीय। 3 प्रकार की आपको मैंने विविधताएं बताई। ठीक है, आनुवंशिक विविधता, पारितंत्रीय विविधता। सोनू पूछ रहे फर्स्ट पानीपत युद्ध कब हुआ? अरे इतिहास वाले बताएंगे कि मैं बताऊंगा? चले, ये तो इतिहास वाले बताएंगे पानीपत का। वैसे मैं भी बता सकता हूँ, 1526 में पहली बार हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है जी, हाँ, ओके, हाँ, मैं बढ़िया हूँ स्वानी कुमारी जी, क्लियर है? तो यहां तक मेरी आपकी बात हो चुकी है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जैव विविधता का आर्थिक महत्व पढ़ने जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना है हमें, आर्थिक महत्व, जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आइए हम इसके महत्व पे चलते हैं। हाँ, देखिएगा जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या होता है, ये हमें समझना है। ठीक है जी, राधे राधे, सभी को नमस्कार। अच्छा अंजलि, चलो आगे चलते हैं कि जैव विविधता के आर्थिक महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद समझाना शुरू करता हूं। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नंबर 1, इसको समझना है। जैव विविधता को संसाधन के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। पॉइंट नंबर 2, जैव संसाधनों की यह परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों को भी जन्म देती है। अब इतने पॉइंट हैं, सबको समझते हैं। सभी मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में जैव विविधता प्रमुख साधन है। साधन है कैसे? कैसे, यह प्रश्न है आपसे। मनुष्य दैनिक जीवन में जैव विविधता प्रमुख साधन है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में दैनिक, मनुष्य के दैनिक जीवन में, मनुष्य के दैनिक जीवन में जैव विविधता प्रमुख साधन है। कैसे? आप लोग मुझे, आपके दिमाग में कुछ बात आ रही हो तो बता सकते हैं। आप लोगों की बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बताइए, आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी बात आ रही है तो आप बताइए कि मनुष्य के दैनिक जीवन में जैव विविधता प्रमुख साधन है। कैसे? बोलो भाई, सभी लोग बोलो। राधे राधे एजुकेशन लवर। शानिया शेख, वालेकुम सलाम बाबू। सुंदर कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए, कोई जवाब आया नहीं? चलो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर आप अपने आप को रखिए, अप्लाइड पढ़ते हैं इसको, व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। मैं बढ़िया हूं अंजलि, ठीक हूं मैं। हम इसको व्यवहारिक तरीके से एकदम ढालने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसमें हमें अलग अलग भोजन मिलते हैं। वेरी गुड एजुकेशन लवर, बहुत शानदार आपने जो प्रयास किया। एग्जाम्पल जैसे कि पेड़ पौधों से हमें फल, लकड़ी आदि। वेरी गुड फर्जीना परवीन, बहुत अच्छे, शानदार। और दवा भी मिलती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यही तो मैं जानना चाह रहा था। बहुत सॉल्यूट है आपको, सॉल्यूट है। ठीक है, चलिए अब सुनना शुरू करिए आप लोग। भाई मानव जो है निर्भर है, मानव निर्भर है किस पर? पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर। ठीक, पेड़ पौधों पर क्यों बोला? कि जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न, चाहे हम फल फूल प्राप्त करें, चाहे हम गेहूं, चाहे धान, कुछ भी चीजें प्राप्त करते हैं तो वो हमें यहीं से मिलने वाले हैं। मानव निर्भर है पेड़ पौधों पर खाद्यान्न के लिए। जीव जंतुओं पर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये पालते हैं हम लोग, इससे दूध मिलता है, दुग्ध उत्पादन करते हैं, इससे मांस उत्पादन करते हैं, मांस उत्पादन करते हैं।
इससे चमड़ा उत्पादन होता है, करते हैं कि नहीं करते बताओ? सारी चीजें करते हैं हम लोग, है ना? दुग्ध मांस ये सारे उद्योग इससे चलते हैं। तो आर्थिक निर्भरता तो मानव के है इसमें, दैनिक रूप से है। बोलो मेरे बच्चे, दिलखुश यादव जी क्या हुआ, आपको क्या समस्या है? आप मेरा मैसेज नहीं देखते हो, क्यों नहीं देखता हूं जी? अरे आप करो तो सही, कोई बात बताओ तो सही। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें यहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों में देखो, खाद्यान्न के लिए, दवाओं के लिए, लकड़ी के लिए हम सभी लोग डिपेंड है। तो मानव जो है दैनिक जीवन में अच्छा जैव विविधता के लिए डिपेंड है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लें कि यहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ना हो, केवल एक प्रकार का पेड़ पौधा हो, एक प्रकार का, एक प्रकार के पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे, एक प्रकार के पेड़ पौधे हो, एक प्रकार के जीव जंतु हो, प्रकार के जीव जंतु हो, बहुत प्रकार के ना हो, एक ही प्रकार के हो। अब बताओ क्या मानव डाइवर्सिटी में रहेगा? अनन्या झा कह रही सर मुझे समझ नहीं, क्या नहीं समझ मेरे बच्चे बताओ, क्या समझ में नहीं है? अनन्या बाबू बताइए एक बार। मैंने कहा मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में पेड़ पौधे कितने उपयोगी हैं? सबसे पहली बात तो ये खाद्यान्न के लिए उपयोगी है, दवाओं के लिए उपयोगी है, लकड़ी के लिए उपयोगी है, सारी चीजों के लिए। जीव जंतुओं पर हमारी निर्भरता क्यों है? क्योंकि मांस, गाय भैंस बकरी जो भी होते हैं, या तो घोड़ा या कुछ भी होते हैं। सर 12th का बैच शुरू हो गया क्या? अभी मुझे नहीं पता बाबू, अभी नहीं शुरू होगा। वो दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए, इसके लिए हमारी निर्भरता जीव जंतुओं पर होती है। तो मानव दैनिक जीवन में तो निर्भर है इन पर। फिर मैंने कहा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसे। सर मैं यह बोलती हूँ मुझे समझ आ गया। अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मानव के लिए हमने थोड़ी देर के लिए माना कि चलो एक ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं यहां पर। सपोज करिए ये जो पेड़ पौधा है एक ही प्रकार का, ये पीपल का है। किसका? पीपल का पेड़ है, बस हो गया। जीव जंतुओं में मैंने कहा यहां पर केवल गाय है ना? क्या मानव का जीवन इन दो पेड़ पौधों, मतलब ये पेड़ पौधा और ये एक जानवर में क्या उसका कट जाएगा? है ना? नहीं संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि बिना डाइवर्सिटी के ये संभव नहीं, असंभव हो जाएगा। भाई हम खाएंगे क्या अगर यहाँ पर गेहूं धान ये सब नहीं होंगे, है ना, फल फूल वाले पेड़ पौधे नहीं होंगे, औषधि वाले नहीं होंगे, तो हम खाएंगे क्या? अब ये पीपल हमें ऑक्सीजन तो दे देगा, लेकिन और कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ से। भैंस सॉरी गाय को हमने पाला है, केवल एक ही जानवर यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है, तो गाय को हमने पाला तो हम उससे दूध ले सकते हैं, है ना? हम केवल उससे दूध लेकर के उसका बहुत करेंगे कि जो बड़े लेवल पर होते हैं मांस के उत्पादक होते हैं वो जानवरों पर भेदभाव नहीं करते, चाहे वो गाय भैंस कुछ भी हो, तो मांस का भी कर लेते हैं, लेकिन चमड़ा का इतना नहीं कर पाएंगे। अभी एक ही जीव से कितना उत्पादन करेंगे? धीरे धीरे इसकी संख्या खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी संख्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हाँ अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर हमें स्पेशल जरूरत पड़ी कि हमें गाय का ही चाहिए, तो वो यहां पर कठिन होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के गाय भैंस सभी है, लेकिन यहां पर एक ही प्रकार का है, तो यहां पर गाय आसानी से मिल जाएगी, है ना? यहां पर अगर हमें पीपल की अचानक आवश्यकता पड़ी, केवल पीपल चाहिए, तो यहां पर हमें बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक तरफ से पीपल ही पीपल मिल जाएंगे आपको। तो यहां पर उत्पादक तो ज्यादा है। अगर कहें हम दूसरे शब्दों में मेरे बच्चों कि अगर एक ही प्रजाति के उत्पादन की बात करें, तो यहां पर उत्पादन तो ज्यादा है, यहां पर क्या है? उत्पादन तो ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा, लेकिन जैव विविधता क्या होगी? यहां पर जैव विविधता क्या हो जाएगी? जैव विविधता हो जाएगी एकदम डाउन, जैव विविधता हो जाएगी कम। बात समझ में आ गई? और यहां पर क्या है? यहां पर जैव विविधता अधिक होती है, उत्पादन भी होता है, लेकिन इसके अपेक्षा उत्पादन कम होता है। अब ऐसे मान लो, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एक ये विषुवत रेखा का क्षेत्र में बनाया, समझना, जैसे यहां पर मैंने एक विषुवत रेखा का क्षेत्र बनाया, यहां पर मुझे पता है, आपको भी पता है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक? यहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। चलिए यहां पर हमने एक पेड़ लगाया, ये हो गया, दूसरा पेड़ ये हो गया, तीसरा पेड़ ये हो गया, चौथा पेड़ ये हो गया, पांचवा पेड़ ये हो गया। ये कहां की बात कर रहा हूं? विषुवत रेखा की कर रहा हूं। और यहां पर ये मानव है, तो विषुवत रेखा में जंगल तो बहुत घने होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, छोटा सा छोटा, बड़ा से बड़ा जीव जंतु हो जाएगा यहां पर, है ना? अब हमें जरूरत क्या है? चीड़ के पेड़ की जरूरत है, चीड़ की हमें कटाई करनी है, ठीक? अब यहां पर पता चला ये तो चीड़ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये सागौन का पेड़ है, और ये क्या हो गया? फिर चीड़ का पेड़ है। और ये जंगल बहुत घना है, बहुत घना जंगल है, सूर्य का प्रकाश तक नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। और हमें क्या चाहिएगा बताओ बाबू? हमें चाहिए क्या? कौन सा पेड़ का कटाई करना है बताओ? कौन से पेड़ की? कृष्णा गुप्ता जी स्वागत है बाबू, है ना? कौन से पेड़ की कटाई करना है? चीड़ की, ठीक? तो अगर हमें चीड़ का पेड़ इसको काटना है, चीड़ का ही चाहिए हमें और दूसरा नहीं चाहिए, तो एक चीड़ का पेड़ तो हमने इसको काट लिया यहाँ पर शुरू में, लेकिन अब पीपल आम सागौन है, क्योंकि यहाँ विविधता ज्यादा है, तो हमें दूसरे पेड़ तक पहुंचने के लिए इन पेड़ों को फालतू में काटना पड़ेगा, फर्जी इसको काटना पड़ेगा। एक तो हमने चीड़ का काट लिया, और ये जो 5-4 पेड़ है इनको हमें फालतू काटना पड़ा, कहां तक पहुंचने के लिए? इस चीड़ के पेड़ को काटने के लिए। तो आपने देखा कि 2 चीड़ के पेड़ को काटने के लिए एक तो ये काटा, एक इसको काटा, हमें मशक्कत कितनी करनी पड़ी? बहुत ज्यादा करनी पड़ी, ठीक है? चीड़ से तेल निकाला जाता है, तो यहां से लेकर के यहां तक हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि डाइवर्सिटी है, यहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे क्षेत्र में देखें, हम इस वाले एरिया में देखें जो शीतोष्ण के ऊपर वाला क्षेत्र है, अगर वहां पर हम देखें तो यहां पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आबनूस का पेड़ है, आबनूस मान लेते हैं हम, ठीक? इसका पेड़ है और हमें भी चाहिए आबनूस की लकड़ी। अब देखो यहां पर जो पेड़ पाए जाएंगे, तो ये आबनूस हो गया, ये भी आबनूस होगा, ये भी आबनूस होगा, ये भी आबनूस होगा। एक तरफ से क्या हो गए? आबनूस हो गए, आबनूस हो गए, क्योंकि यहां पर दूसरे पेड़ तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, केवल आबनूस है। और हमें भी क्या चाहिए? यहां पर मानव को क्या चाहिए? यहां पर किस पेड़ की जरूरत है? उसे आबनूस की। तो कम समय में वो एक तरफ से इसकी कटाई करा करके उत्पादन ज्यादा कर लेगा। अब बोलो समझ में आया मेरे बच्चों? एक तरफ से इसकी कटाई कर लेगा, उसको आबनूस ही आबनूस मिल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई बात नहीं शानिया, पहली बात सुनो, ये तो मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, चीड़ का पेड़ होता है, ठीक है जी? तो मैं क्या बोला आपको कि विषुवत रेखा में उत्पादन कम होता है, लेकिन डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ऊपर आप जाएंगे तो उत्पादन अधिक हो जाएगा, उत्पादन अधिक देख रहे हो, एक तरफ से आबनूस से काट लिया गया एक तरफ से, है ना? लेकिन डाइवर्सिटी यहां पर क्या होगी? कम। यहां पर डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? विविधता जो होगी वो हो जाएगी कम। विविधता यहां पर क्या होगी? डाउन। और ये उत्पादन अधिक। यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी विविधता अधिक हो जाएगी, विविधता अधिक हो जाएगी और उत्पादन कम हो जाएगा। बताओ मेरे बच्चों, क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी। एक बार फिर समझा दीजिए, अच्छा समझ नहीं आया।
अरे तुम्हें ये क्या लेना है आशीष पोडार जी कि आबनूस क्या होता है चीड़ का पेड़? अरे इसको जाकर के गूगल में सर्च कर लेना, पेड़ थोड़ी ना यहाँ पर दिखा सकता हूं मैं, ये पेड़ होते हैं, आबनूस का भी होता है और चीड़ का भी पेड़ होता है। गूगल में जाइएगा, आबनूस का पेड़ बता दो, दिखा दो, तो वो दिखा देगा आपको पेड़ होता है ना? वो आप पूछोगे चीड़ का पेड़ दिखा दो, तो वो दिखा देगा गूगल में, समझे? मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं ही दिखा देता हूँ भाई। हाँ, मैं तो अभी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना? और तुम लोग जो है वो पेड़ में परेशान हो गए। चलिए, आबनूस का पेड़, अब जैसे ये जो पेड़ दिख रहा है, ये आबनूस का पेड़ है ना? ये आबनूस है, ठीक है, दिख रहा है ना? और आगे दिखाता हूँ चीड़ का पेड़। जैसे ये पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ है, ठीक? हाँ, ये चीड़ का पेड़ है, ओके, क्लियर है जी? चलो, तो इस तरीके से ये होता है, तो इतना याद रखना कि कहां पर, और ये आर्थिक उत्पादन में बेहतर कौन है? आर्थिक अगर उत्पादन करेंगे, आर्थिक महत्व में कौन सा ज्यादा महत्व वाला है? बताओ, ये ज्यादा महत्व है आर्थिक में कि ये वाला ज्यादा महत्व का है? तो आप कहेंगे आर्थिक महत्व के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही प्रजाति की इकट्ठा यहां पर मिल जा रही है ना? तो आर्थिक महत्व के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी अपेक्षा, ठीक? डाइवर्सिटी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है जी? चलिए, ओके ओके बाबू, अब आप लोगों को बुझा गया। दूसरा पॉइंट क्या था? जैव विविधता को संसाधन के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोजन के लिए, औषधि के लिए, सौंदर्य प्रसाधन। अब आप जानते हैं जितना भी आप लोग परफ्यूम और ये सब उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही बनाए जाते हैं, ठीक? जैव संसाधनों की यह परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी। अब जब हम इनका उपयोग ज्यादा करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना? जब हम ज्यादा उपयोग करेंगे किसी पेड़ पौधे का या जीव जंतुओं का, तो उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो वो डाइवर्सिटी पे उसका फर्क पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी ज्यादा दिख रही थी वो धीरे धीरे घटती जाएगी, तो वही चीज यहाँ पर बताया है ना? और इसी को लेकर के झगड़े भी होते हैं, इसी को लेकर के मेरे बच्चों झगड़े भी होते हैं। किसका? दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच, इसी डाइवर्सिटी को लेकर के झगड़े भी बहुत होते हैं। सर क्लास का हम लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता जब क्लास स्टार्ट होता है। खुशी पांडे, ये तो टेक्निकल टीम या ऊपर की टीम बता सकती है इसके बारे में, मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है मेरे बच्चे, है ना? चलिए, अब आगे देखो, जैव विविधता के किन स्तरों को समझा जा सकता है? तो भैया देखो, खाद्य फसल के रूप में मैंने जैसे बोला, गेहूं है, धान है ना, बाजरा है, ज्वार है ना? तो ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक? पशुओं में मैंने बताया, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, घोड़े हो गए, घोड़ा, ये सब क्या है? जानवर है। वन संसाधन में जैसे आपको पता है कि फर्नीचर उद्योग जो है इसी पर डिपेंड करता है, कागज उद्योग इसी पर डिपेंड करता है, कागज उद्योग ये किस पर डिपेंड करते हैं? वन पर डिपेंड करते हैं। देख लो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाहर हो। और मत्स्य और दवा संसाधन, आपको पता है ना, जो मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, और जो दवाएं हैं, दवा, ये किससे बनती है? पेड़ पौधों पौधे और जीव जंतु से। आप देखते हैं ना, जैसे विटामिन ए की जो गोलियां होती हैं, रतौंधी रोग में जो प्रयोग की जाती हैं, ठीक? रतौंधी रोग में जो प्रयोग होती है विटामिन ए की गोलियां, है ना? विटामिन ए की गोलियां जो होती हैं, वो जो है मछली के तेल की बनी होती है, मछली के तेल, ठीक है? और जितने भी समझ सकते हैं, जितने भी दवाइयां होती हैं किसी ना किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे से ही बनाई जाती हैं। नहीं खुशी पांडे, बहुत मुश्किल है, आपका जो प्रश्न है उसका यही जवाब है कि बहुत मुश्किल है ना? जी। जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं, भाई डाइवर्सिटी होगी तभी ये सारी चीजें उपलब्ध हो पाती हैं, ठीक है? तो खाद्यान्न हो गया, वो पशुपालन में हो गया, वो वन में हो गया, ये मत्स्य या जीव जंतु हो गए, ठीक है जी? आगे चलते हैं। आह, चलिए, वैज्ञानिकों के अध्ययन से वर्तमान में मिलने वाली जैव प्रजातियों से हम यह जान सकते हैं कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ तथा भविष्य में यह कैसे विकसित होगा। अब आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, है ना, कि पहले डायनासोर थे पृथ्वी पे। सर अर्चना मैम को बोलिए ना, क्या बोले? अब बायोलॉजी कहां से आ गया जियोग्राफी में? मेरे भाई, आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था। हाँ खुशबू, खुशबू, ठीक है खुशबू, है ना? ठीक है खुशबू, बिल्कुल खुशबू बोलूंगा, ठीक? चले, तो मैंने क्या बोला आपसे कि वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में उन्होंने पाया क्या, कि आप लोगों ने कहानियों में भी सुना होगा कि पहले पृथ्वी पे डायनासोर या बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते थे, आज की डेट में विलुप्त हो गए हैं, है ना? क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता जाता है, जैसे जैसे आपका वातावरण चेंज होता जाता है, तो जो दूसरे जीव जंतु होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ सन्यासी के बारे में बताया था कि पूरे सब्जेक्ट की जननी जियोग्राफी है ना? एजुकेशन लेवल आपने भी सही बोला, भूगोल सभी विषयों का मिश्रण है, तो इसमें तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, जैसे मिट्टी का जब फॉर्मेशन होता है उसमें पढ़ते हैं, खनिज के फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, है ना? चट्टान में पढ़ते हैं उसको, या जब कृष्णा गुप्ता क्या हुआ? बिल्कुल।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैव विविधता में इसका पारिस्थितिकी महत्व को आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट दूषित होगा, क्यों कहा जाता है कि इन्वायरमेंट को बेहतर बनाए रखिए? आपने कभी इस पर सोचा, कभी बैठ करके इस पर मंथन किया? क्यों कहा जाता है पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्यों इन्वायरमेंट को बनाए रखिए? ये सारी बातें क्यों की जाती हैं? ये ऐसे हवा हवाई में नहीं होता, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका इकोलॉजी है, वो बेहतर तरीके से काम कर सके, वो बेहतर तरीके से बना रह सके और आगे आने वाली पीढ़ियों को किसी भी तरीके कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक, अजीत यादव जी स्वागत है। खुशबू पांडे, कोई चीज होती है, मैंने आपसे बताया कि अब क्या बोलूं मैं, है ना? चलो, विलुप्त हो गया, बिल्कुल। तो जैसे भाई, और ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? समय के साथ पर्यावरण में चेंज, वातावरण में बदलाव, है ना? कहीं कहीं मैथ भी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। भाई जियोग्राफी को जब फंडामेंटल में आपको पढ़ाया जाता है तो फंडामेंटल यही बोलता है कि जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए, आर्ट, आर्ट, और दूसरा, एंड कौन हैकर, हैकर सर पढ़ा है, कमेंट ना देखें। जी बाबू जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? नहीं देखूंगा कमेंट, पढ़ाता हूं, आपने मुझे बोला, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना? चलिए आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ये हैकर जी जो है उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच ब्रदर। चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो भी जीव जंतु समय के साथ वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, या समय के साथ जब वातावरण में अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाते हैं, तो धीरे धीरे वो विलुप्त होते जाते हैं। वो प्रजातियां धरती से जाती जाती हैं, जाती जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि नई नई प्रजातियों का उद्भव भी होता जाता है, और ऐसा नहीं है, नई नई प्रजातियां आपको मिलती जाती हैं, नई नई प्रजातियों का प्रादुर्भाव होता जाता है, उद्विकास होता जाता है। जैसे आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कभी भी, है ना? डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया। बाबा जी अपने में हाथ नहीं जोड़ते, नहीं नहीं नहीं, आज शायद मैं कुछ 2 4 10 कमेंट देख लिया हूं, है ना? नहीं तो मैं इस तरह से वैसे भी देखता नहीं हूं जल्दी। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, अपनी जगह पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे बहुत सारे डार्विन की थ्योरी है उद्विकास के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने बताया है कि समय के साथ चेंज आता जाता है, समझे? समय के साथ चेंज आता जाता है, और जो समय के साथ चेंज होता है मेरे ब्रदर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी है उनकी बुक का नाम। तो समय के साथ जो बदलाव होता जाता है जीव जंतुओं में, जैसे हमारे जो पूर्वज कहे जाते हैं वो मंकी को कहा जाता है ना? बंदर को हमारे पूर्वज कहा जाता है। अब उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सही डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के गए, उसी से मानव का उद्भव हुआ, मानव का विकास हुआ। क्या आज बंदर नहीं पाए जाते? बंदर पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। और क्या मानव नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं, लेकिन मानव का जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं बंदर को ही माना जाता है। ठीक है जी, यही सारी चीजें यहां पर बताने का वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों से वर्तमान में मिलने वाली जो जैव प्रजाति है से हम यह जान सकते हैं कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, है ना? जीवन प्रारंभ कैसे हुआ, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। पारितंत्र को कायम रखने के लिए, मतलब इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, जो इकोसिस्टम होता है उसको कंटिन्यूअसली बेहतर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति की भूमिका का मूल्यांकन भी जैव विविधता के अध्ययन से किया जाता है। अब किसी भी जीव जंतु का हमारे धरती पर उसका क्या मूल्य है, कितनी वो आवश्यक है, उसको बनाए रखना होता है ना? आप लोगों ने यहां तक समझा कि जैसे अभी आपने देखा होगा सर 2023 में अफ्रीका, नामीबिया, सन 2023 में आप लोगों ने देखा होगा, 2023 के आसपास, 23 में कि 19 में, मतलब इतना सन मुझे नहीं याद है। नामीबिया से, नामीबिया, नामीबिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप। यहां से भारत के लिए कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, एमपी, है ना? यहां से 8 चीता लाए गए थे, क्योंकि हमारे देश में चीता समाप्त हो चुके थे। ठीक, कूनो नेशनल पार्क पर इन्हें रखा गया। अब इनकी प्रजातियां आगे धीरे धीरे बढ़े, है ना? आगे धीरे धीरे बढ़े, यहां पर कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्यों लाया गया इनको, चीता को? क्योंकि ये डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, जैव विविधता के लिए जरूरी है, विविधता के लिए क्या है, जरूरी है। और इतना ही नहीं मेरे बच्चों, इस विविधता को बनाए रखने के लिए ही देश के अंदर रिजर्व बनाए जाते हैं, ताकि जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा सके, पेड़ पौधों को। जैसे हम देखते हैं अभ्यारण्य बहुत सारे बनाए जाते हैं ताकि उनका शिकार कोई ना करे, जीव जंतु रहे आए, है ना? और इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय उद्यान भी देखते हैं, लोग बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे आपके बनाए जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। पता क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो लोग शिकार करते हैं जीव जंतुओं का, वो डाइवर्सिटी के लिए खतरा है, इसलिए इसमें जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा सके, है ना? 2023 में ही था ना? चलो बहुत बढ़िया, मुझे सन नहीं याद आ रहा था, 2023 ही था, तो ठीक है ना? तो ये डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि जीव जंतु सुरक्षित रहे। बचपन में सीआर बहुत देखे थे, अब नहीं है सीआर। हाँ, अब जैसे आप सीआर की बात कर रहे हैं सानिया से, बचपन में आपने सीआर ज्यादा देखे, लेकिन आज आपको बहुत कम दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना? 10 तारीख का क्लास का पीडीएफ नहीं आया, तो ये तो ऑपरेटर महोदय की गलती है ना? नगमा कह रहे हैं मुझे जियोग्राफी अच्छा लगता है लेकिन मैप नहीं। भैया बिना मैप के नहीं आप पढ़ सकते, क्योंकि जियोग्राफी का फंडामेंटल ही होता है, मूल ही होता है, क्या पता है? जियोग्राफी का मूल क्या बोलते हैं? आर्ट प्लस मैथ। ये आपका बेहतर होना चाहिए जियोग्राफी के लिए, ये इसका फंडामेंटल होता है, शुरुआत में सिखाया जाता है ना? ये क्रूनो नेशनल पार्क हो गया, तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है यहाँ पर। अब आप लोग देखेंगे आगे, यहाँ
देखो क्या है कि जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाव दिए गए कि जो संकटपन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं प्रबंधन बनाने चाहिए, खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़ पौधे, पशुधन जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखो चिन्हित करके करना चाहिए, उनके आवास को सुरक्षित करना चाहिए। यही रिजर्व होते हैं, इसी में नेशनल पार्क बनते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनते हैं, इसी में अभ्यारण्य बनते हैं। मैप बाबू बनाना आने से मतलब नहीं होता, उसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, समझे मेरे बच्चे। जैव विविधता सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में आगे देखिए, प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान को क्या करना चाहिए, सुरक्षित व संरक्षित होने चाहिए। वन्य जीव और पेड़ पौधे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होने चाहिए, समझे। हाँ मैं भी बोलता हूँ ऑपरेटर मोड से। जैव विविधता के ह्रास को रोकने के कारण क्या हो सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है जैव विविधता के ह्रास को, कमी को। तो जो संकटपन प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाना चाहिए, ज्यादा पेड़ पौधों को सुरक्षा देनी चाहिए, लगाने चाहिए, वनरोपण करना चाहिए, प्रदूषण परमाणु को नियंत्रण करना चाहिए, कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए, उसको प्रयोग से बचना चाहिए, वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, वन्य जीवों पौधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए क्या कारण होते हैं, तो जैव विविधता विनाश के क्या क्या कारण है। आवास में परिवर्तन, एक जगह है मान लीजिए कोई जंगल है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा दिया गया, यहाँ से रेलवे निकाल दिया गया, तो जंगल तो कम होता जाएगा, तो जो जीव जंतुओं का आवास है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब इनका आवास नष्ट हो जाएगा तो ये यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, और दूसरी जगह गांव की तरफ गए तो लोग यहाँ पर मारेंगे, इनको मार देंगे। जनसंख्या में वृद्धि, अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो लोगों के आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, विदेशी प्रजातियां अगर आ गई तो देशी प्रजातियों को खत्म करेंगे, प्रदूषण होगा तो खत्म होंगे, वनों की अगर कटाई होगी तो खत्म हो जाएंगे, शिकार ज्यादा होगा तब ये जो डाइवर्सिटी खत्म होगी, बाढ़ व भूकंप आएगा तो भी खत्म हो जाएंगे। अब ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसको, है ना। तो ये रहा आज का हमारा मामला यहाँ तक का जी। और देखिएगा आज हम लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व पढ़े किसका, जैव विविधता का। जैव विविधता का आर्थिक महत्व आज हम लोगों ने पढ़ा, और ये हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों ने समझ लिया कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है जी, क्लियर एकदम। चलिए 10 तारीख वाली पीडीएफ में अभी डलवा देता हूं। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी प्रजाति से, है ना। हम इसकी प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन कीजिए, इसको लिख लीजिएगा क्या महत्व है ना, तो सारी चीजों को। तो चलिए आज के लिए पारिस्थितिकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पारिस्थितिकी मतलब पढ़े थे इकोसिस्टम का महत्व, सॉरी जैव विविधता का महत्व पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का आर्थिक महत्व, जैव विविधता का आर्थिक महत्व को हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अंजलि, आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते। चलिए हो सकता है आज कम स्टूडेंट हो, कोई कारण हो, है ना। तो देखिए जैव विविधता का आर्थिक महत्व हमने इसको पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था बाकायदे कि विषुवत रेखा में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको मिलती है, विषुवत रेखा में सर्वाधिक, है ना। और अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता कम होती जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, जबकि उत्पादकता बढ़ता जाता है। और यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता तो पाई जाती है, लेकिन उत्पादकता यहां पर कम होती है, उत्पादकता क्या होती है, कम। ये बात मैंने आपको समझाया था, ठीक। ओके ओके ओके, चलिए तो आज हम प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग प्रजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। आइए, प्रजाति स्पीसीज, आप जानते हैं आप लोग कि अगर इसकी स्टार्टिंग के हम देखें तो इसमें कई सारे हमारे क्रम होते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं यूं कुछ, जीवन, अधिजगत, जगत, संघ, वर्ग, कुल, परिवार, जाति, प्रजाति। ये इतने स्टेप होते हैं, इन स्टेप से होकर गुजरता है, हर कोई गुजरता है। सबसे पहले उसका क्या होगा, जीवन होगा, फिर उसका अधिजात होगा, फिर जगत होगा, फिर संघ होगा, मैं बढ़िया हूं अंजलि, मैं ठीक हूं बाबू, फिर संघ होगा, फिर वर्ग होगा, फिर कुल होगा, फिर जाति होगी, फिर प्रजाति होगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में हो चाहे जानवर के जीवन में ये घटता है। पहले क्या होता है, पहले हम बात करेंगे, पहले होता है जीवन, फिर क्या होता है, अधिजात, अधिजात होता है, फिर क्या होता है, जगत होता है, फिर क्या होता है, जगत के बाद संघ होता है, संघ होता है पाइलम जिसको बोलते हैं, फिर क्या होता है, वर्ग होता है, फिर क्या होता है, कुल होता है, फिर क्या होता है, जाति होती है, सॉरी कुल के बाद, कुल के बाद क्या है जी, परिवार, हाँ फैमिली। कुल के बाद क्या होता है, परिवार होता है, परिवार के बाद क्या होती है, जाति होती है, जाति के बाद क्या होता है, प्रजाति होती है। ठीक, जाति को हम कैटेगरी में बोलते हैं, कैटेगरी, है ना, और प्रजाति को हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक, परिवार क्या होता है, फैमिली होता है, कुल क्या होता है, ऑर्डर होता है, वर्ग क्या होता है, क्लास होता है, संघ क्या होता है, पाइलम होता है, पाइलम, जगत, इस तरह से ये सब डिवाइडेड होते हैं। आप हम सब लोग यहां से ज्यादा समझते हैं संघ, वर्ग, कुल, परिवार, जाति, प्रजाति, लेकिन ये पूरा एक चक्र होता है, यहां तक चलता है। अब इसी में सारे चीज आती है और सबसे लास्ट में क्या आती है, आपकी प्रजाति आती है। ठीक, जाति के बाद आपकी क्या आती है, प्रजाति आती है सबसे लास्ट में, ध्यान रखना इस बात को। और यही चीज को आज आप क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। आइए
पांडे अनुराग लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों को प्रजाति कहते हैं। ध्यान से पढ़ना, मैंने क्या बोला? समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। साक्षी क्या पूछ रहे हैं? सर प्रशांत महासागर की लंबाई कितनी है? भैया मुझे तो नहीं पता, मैंने आज तक नापा नहीं उसको। ये कौन सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया? अरे जियोग्राफी पढ़ाने या पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है? अब प्रशांत महासागर की लंबाई, अरे भैया वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक है, उत्तरी ध्रुव से लेकर के वो दक्षिणी ध्रुव तक है, ठीक है? अब उसकी लंबाई में क्या बताऊं कितना है? ठीक? एक अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 लाख के बीच है, किंतु अभी तक 1 करोड़ का ही सही अनुमान हो पाया है। ठीक? एक अनुमान के अनुसार लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज विलुप्त हो चुकी हैं। अब इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? अब इससे सीखने को क्या मिलेगा कि इसका मतलब कि आज हम जिस स्थिति में हैं, तो क्या पहले का मानव भी इसी स्थिति में रहा होगा? आप कल्पना करके देखिए कितना बदलाव आया है। या जो पहले जीव जंतु पाए जाते थे, क्या वह जीव जंतु आज भी पाए जाते हैं जो प्राचीन काल में पाए जाते रहे होंगे? खदीजा, है ना? तो ये एक सोचने का विषय बन जाता है। यहां पर इसको आपको सोचना पड़ेगा, अपने माइंड पर जोर देना पड़ेगा इसके लिए, है ना? आप एक बार ये कोशिश करके देखिए कि समान भौतिक लक्षणों का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं प्रजाति की बात करता हूं तो हमारे धरती पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं की, बहुत सारी प्रजातियां। अब जैसे मान लीजिए गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, वर्ग तो दोनों के सेम है और दोनों चारा खाती है ना? लेकिन हाँ मैं फर्जीना कह रहे हैं, साइड हो जाइए, चलिए साइड हो गया, ये लो फिर समझाता हूं, हो जाए तो बता देना। चलो अब समझाना शुरू करता हूं। मैंने कहा कि हमारे वातावरण में हम आप सभी लोग एक महत्वपूर्ण वातावरण में निवास करते हैं, ठीक? उस वातावरण में हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना? अब उसमें हम देखते हैं कि वातावरण तो सेम है, भौतिक वातावरण, उसमें मनुष्य भी सर्वाइव करता है, उसमें गाय भैंस कुत्ता बिल्ली विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे सभी सर्वाइव कर रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र की बात कर रहा हूं, है ना? लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिलती है। भौतिक लक्षण तो एक ही है, लेकिन अमित यादव कह रहे हैं प्लीज साइड। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं होता का? अरे ये सब आपके पास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल एजुकेशन लेवल कि आज भी बहुत सारे जीवों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम क्या अभी यहां पर पढ़े कि 99% प्रजातियां ऐसी है जो कभी पृथ्वी पर रहती थी लेकिन आज विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब हम केवल 1% में हैं अभी, समझे? और तो ये विलुप्ति के कुछ कारण हुए होंगे। अगर डोडो पक्षी, लाल पांडा, डायनासोर कभी पृथ्वी पर रहे हैं तो क्यों विलुप्त हो गए? पूनम जायसवाल करें आप साइड हो जाइए। अरे आप लोग एक बार में जो भी करना हो कर लीजिए बाबू। हाँ ये साइड हो गया, स्क्रीनशॉट करना है इसका, क्या करना है? ठीक हो गया। तो मैं जो बता रहा हूं, हाँ अंजलि, केवल 1% है सिर्फ, और उसमें भी देखिए कितने सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सोचो कि पहले कितनी यहां पर डाइवर्सिटी रही होगी। अब जो भी जीव जंतु है वो धीरे 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 पृथ्वी से विलुप्त होते जा रहे हैं। क्लाइमेट बदल रहा है, एनाकोंडा भी था बिल्कुल, क्लाइमेट कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि हमारी पृथ्वी से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां क्या होती जा रही हैं? विलुप्त होती। तो क्या उन प्रजातियों को हमें बचा के रखना चाहिए या नहीं? ऋषु कुमार है, जी 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 बिल्कुल, वही तो कह रहा हूं ना, बाद में ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, केवल और केवल इसको पहले समझने का प्रयास करिए। भाई मानव के विकास के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मानव का पूर्वज कौन है? बंदर है। और अगर आज मानव इस कंडीशन में है तो आप लोगों ने बहुत सारे चित्रों में देखा होगा, उन चित्रों में देखा होगा कि पहले मानव कैसे रहता था। पहले जंगलों में रहता था, कोई नियम नहीं होते थे उसके पास रहने के, कोई कायदे कानून नहीं थे। फिर इसके बाद मानव में थोड़ा थोड़ा सुधार आता गया आता गया, आज आप सब लोग इस प्रकार से रहते हैं। और ये क्या है? ये चेंज है, यही तो परिवर्तन है। अब परिवर्तन ही बॉय कह रहे, परिवर्तन ही सर प्रकृति का नियम है। बिल्कुल मेरे बच्चे, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसको आप लोग देखिएगा तो बहुत सारी प्रजातियां इस धरती से क्या हो गई हैं जी? विलुप्त हो गई हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको महाविविधता केंद्र, और ये महाविविधता केंद्र आपको कहां पर मिलेगा? ये महाविविधता केंद्र आपको मिलेगा विश्व रेखा पर। भारती कुमारी मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं आपका कमेंट पढ़ूं कि मैं पढ़ाऊं ये बताओ। आप जैसे कहिए वैसे मैं करता हूं। मेरे बच्चे पढ़ना हमारे लिए मस्ट है, कमेंट बाद में देखते रहेंगे, ठीक? मैंने कहा महाविविधता केंद्र, जहां पर सबसे ज्यादा जैविकता हमको मिलती हो, और ऐसा केंद्र धरती पर विश्व रेखा के अलावा कोई सा नहीं है। आपको मैं बता चुका हूं इसके बारे में। सर्वाधिक जैविकता कहां मिलती है? विश्व रेखा पे मिलती है। पर क्यों सर, वाई? इसलिए क्योंकि विश्व रेखा में कभी भी क्लाइमेट चेंज नहीं होता जल्दी, ऋतु परिवर्तन नहीं होता वहां पर, केवल एक सीजन होता है, उसको चाहे गर्मी कह लीजिए वर्षा ऋतु कह लीजिए, बस। क्योंकि पहले दोपहर के बाद, प्रतिदिन दोपहर के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच झमाझम रंगारंग कार्यक्रम होता है वहां पर। स्टेज सजता है, स्टेज सजना सुबह से शुरू होता है, 2 बजे से बाजा बाजा हल्का हल्का बजना शुरू हो जाता है, 3-4 बजे रंगारंग कार्यक्रम होता है, ढिंक चिका वाला। मतलब ये नहीं होता, कहने का मतलब कि 2 से 4 बजे के बीच वहां पर जबरदस्त बारिश होती है, समझे? बहुत जबरदस्त बारिश होती है वहां पर। इतनी बारिश होती है तड़ित झंझा के साथ। प्रश्न आप फिर करेंगे सर तड़ित झंझा क्या होता है? तड़ित झंझा मतलब तेज हवाओं के साथ बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, जिस वजह से वहां पर हाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि कोई भी जीव है उसको रहने के लिए सबसे जरूरी है पानी, और पानी तो वहां पर बढ़िया से मिलता है, हाँ? पहले दोपहर के बाद पानी मिल जाता है। उसको चाहिए भोजन, भोजन के लिए वहां पर जंगल पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ वहां उपलब्ध है तो डाइवर्सिटी तो पाई जाएगी। ठीक, आइए इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। ये उस कटिबंधीय क्षेत्र जहां संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है उसे महाविविधता केंद्र कहते हैं। इन देशों की संख्या 12, इनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। अब इसके लिए मैं आपके सामने एक मैप क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मैं मैप बना रहा हूं, आप लोग बहुत आराम से इत्मीनान से देखेंगे इसको। ठीक है बाबू, कुछ आपको दिखा? इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो बना दिया ना वर्ल्ड का मैप यूं, इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जियोग्राफी का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपके पास एक ये वाली स्किल तो जरूरी होना। ये लीजिए, ये आपका बन गया। ठीक, ये श्रीलंका हो गया, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का एरिया हो गया। ये लो, पूरा बन गया। यूनियन द्वीप का क्षेत्र हो गया। बस यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। बन गया ना? बन गया बाबा जी। मैप जितना ही भारी है उतना ही आसान है, मुझे आता है बाबा जी। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत शानदार। इसको आपको करना पड़ेगा जी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, ऋषि यावत जाते दिल पर पड़त निशान। सर मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, आप आता है बिल्कुल। अब देखिए जैसे ये मैप बन गया यहाँ पर, हाँ कुछ मिसिंग है तो उसको आप बना लीजिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिसिंग लगा होगा ना, ये बस खत्म। अब देखिए मैंने कहा कि जैव विविधता के केंद्र कहां कहां पर हैं, तो जैव विविधता के केंद्र आप यहां पर फिल करिए। सबसे पहले आप देखेंगे मैक्सिको, इसको बनाइए मैक्सिको, यहां से पढ़ते जाइए। फिर कोलंबिया, अब कोलंबिया कहां आएगा सर? कोलंबिया यहां पर आएगा, कोलंबिया। इक्वाडोर इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, ये इक्वाडोर। आप बताओ आगे, आगे कहां चलूं? ब्राजील भी है, पेरू, ब्राजील, ये देखो यहां पर पेरू पड़ जाएगा, इधर ब्राजील पड़ जाएगा। ये पेरू हो गया, और ये वाला क्षेत्र किसका हो गया? ये ब्राजील का हो गया, ब्राजील। ठीक, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील। समझिए। अरे अंजलि मैप नहीं आता मेरे बच्चे, बनाना पड़ेगा। मैप किसी को आता थोड़ी ना है, और ये आने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की है। बनाओ इसको, और जब तक मैप ना बना पाओगे तब तक मैं आपको बार बार कहता हूं जियोग्राफी सीखना कठिन है मेरे बच्चे। और जियोग्राफी का सबसे मूल मंत्र यही होता है कि आपको मैपिंग आना बहुत जरूरी है। पेरू हो गया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो अब कांगो का क्षेत्र यहां पर हो जाएगा जी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और बताइए और कहां मिलेगा सर? मेडागास्कर, चीन, मेडागास्कर ये है, मेडागास्कर। ठीक, चाइना ये है, चीन। और कुछ? आइए, भारत, मलेशिया, भारत, ये भारत है, खासकर ये वाला एरिया मिलता है, भारत, मलेशिया, ये है मलेशिया। अब आप सोच रहे हो इनको रटा है, रटा नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में भी मिलेगा, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र में मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। मैंने रटा नहीं है, मैंने भी प्रैक्टिस ही किया है। अब देखो यहां पर क्या क्या हो गया? चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। कंप्लीट हो गया ना? कंप्लीट हो गया। बनेगा अंजलि, बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, और हो सकता है मुझसे बेहतर आप बना पाए। अब देखो इसको दिमाग में कैसे बैठाना। उत्तरी अमेरिका में एक क्षेत्र है जो हाई बायोडायवर्सिटी वाला है, मैक्सिको। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में 4 क्षेत्र हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील। मतलब इकट्ठा आप रटेंगे कभी नहीं रट पाएंगे, मैं तरीका बता रहा हूं। उत्तरी अमेरिका में एक क्षेत्र, कौन? मैक्सिको, जहां पर हाई बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में 4 क्षेत्र, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील। खत्म। तानिया से या मैं बनाने में मेरा दिमाग का दही बन जाता है। खा लिया करो दही को, फिर दिमाग शांत हो जाएगा, फिर बना लेना। ठीक है जी। और अफ्रीका महाद्वीप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मेडागास्कर। ठीक, एशिया में चलते हैं तो मलेशिया, भारत, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। हो गया क्लियर एकदम? कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार मैं बताता हूं ये कैसे दिमाग में बैठेगा। उत्तरी अमेरिका में केवल एक क्षेत्र है, मैक्सिको का। दक्षिण अमेरिका में 4 क्षेत्र है, भारतीय जी आपको तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। अरे आप पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस करिए, तब तो समझ में आए। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील, ये आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो, मेडागास्कर। एशिया में मिलेगा भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल कृष्णा। अरे मेरा बच्चा मुझसे टक्कर नहीं देना, मुझसे ऊपर निकलना है, मुझसे आगे निकलना है, समझे? तब तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा भाई स्टूडेंट है, मेरा भाई है, मुझसे आगे बढ़ रहा है ना? तब तो मुझे अच्छा लगेगा ना। तो ये हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, याद रखना। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बार बार बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं संकट की स्थिति में जो प्रजातियां हैं, जो विलुप्ति के कगार पर आने वाली हैं। देख लो, ये संकट की स्थिति में ये प्रजातियां क्या है? संकट की स्थिति में। ठीक, इसमें वो सभी प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा बना है लगातार, और इसके लिए IUCN है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन। ठीक, ये देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। ठीक, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जारी करती है। और देखिए इसमें जो रेड लिस्ट होती है तो वो ये बताती है कि हाँ कौन सा, सर मैपिंग करना बहुत आसान है, बिल्कुल, कौन सा जीव
किस स्थिति में है, किसको कंजर्वेशन देना है, किसको सुरक्षित रखना है, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, है ना, खतरा उस पर मंडरा रहा है बहुत जबरदस्त, उसको इसमें रखने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जो संकटापन्न स्थिति में है, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हो कोई जीव जिसकी संख्या नाम मात्र की बची हो, चाहे व्हाइट वियर हो, पोलर वियर, और चाहे ये 12 सिंघा हो, ये वाला, और चाहे ये जीव जंतु हो, ये सब रेड डाटा बुक में है इस टाइम पे, है ना। और रेड डाटा बुक में हमारे आपके कान भी हैं, हमारे आपके आंख की पलकें भी हैं, ऊपर वाली भौहें। आप सोच रहे हैं ये कैसे, क्योंकि संसार में जिसका उपयोग नहीं होता वो विलुप्त हो जाती है ना? वही चीज है। पहले के पुराने लोगों की देखो भौहें कितनी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी होती थी, है ना, ऐसा लगता था कि आज आ जाए तो लोग कहेंगे ये दानव आ गया, मोटी भौहें हो गई। आजकल देखो लोग कहते हैं मुझ में कहां जा रहे हो, ब्यूटी पार्लर जा रही हूं, किस लिए जा रहा हूं, थोड़ा एब्रो सेट करवाना है, क्या करवाना है, एब्रो है। हाँ, जो है भी ना उसको भी कहते खत्म कर दो, थोड़ा सा छोड़ दो। आजकल लोगों का मैं फैशन में देख रहा हूं, लोग कट लगा देते हैं, कहते हैं ये पता नहीं क्या है, अरे समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो जिन चीजों का उपयोग नहीं है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे मनुष्य के शरीर में पहले बाल बहुत होते थे क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं होते थे ना, तो उसका शरीर बालों से ढका होता था। आज देखिए लोगों के शरीर में बालों की संख्या है, मतलब संख्या गिन तो नहीं सकता, फिर बहुत कम हो गई। और ये सब कारण क्या है कि जिसका ये चित्र में है जो अभी भी है क्या, हाँ बाबू ये है, लेकिन ये विलुप्त होने के कगार पर है। और आगे बताता हूं शुभेद प्रजातियां क्या होती हैं। इसमें वो सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया, मतलब डर बना हुआ है, डर करना चाहिए। पूछ भी थी बिल्कुल, एजुकेशन लेवल बिल्कुल सही बोले। जो जीव जंतु हैं, जैसे मैं खासकर बताऊं कौवा, कौवा का नाम सुना है ना, कौवा, क्रो, CROW, हाँ हाँ, क्रो, क्रो मींस कौवा। पेंगुइन, ये पेंगुइन है, ये पेंगुइन है, ये अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है पेंगुइन। अब आपको पता है, हम देखते हैं कि भाई अगर कुछ जीव जंतु ऐसे हैं, पेंगुइन है, पेंगुइन न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और अंटार्कटिका में बहुतायत में पाया जाता है। हाँ, भारत में चीता तो नहीं था, लेकिन नमीबिया से भारत में चीता लाए गए हैं, 8 चीता मैं बताया था कल की क्लास में, ठीक, ताकि उनकी प्रजातियों को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। तो जिन जीवों के विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है, जैसे पहले होता था गिद्ध, चील, सब विलुप्त हो गए, धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, लेकिन अभी भी है बहुत कम मात्रा में। अगर उन्हें कंजर्वेट नहीं किया गया तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है डाइक्लोफिनॉल, जो कि जानवरों में से दूध निकालने के लिए उनको दवा लगाई जाती है, ठीक है। मारिया क्वीन, आपका मैसेज सो रहा है, ठीक है। निकट भविष्य में वो विलुप्त हो सकते हैं, ऐसा खतरा बना हुआ है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल कंजर्वेट कर देते हैं कि कोई भी समस्या ना। स्पैरो बिल्कुल, गौरैया, गौरैया भी हमें दिखाई पड़ती है ज्यादा। आगे देखिए, दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज कौन से हैं? संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। आ गई आपकी गौरैया, या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। ये देख रहे हो ना गौरैया, गौरैया देख रहे हो, है ना, गौरैया आप देख रहे हो। बताओ, पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम गौरैया के बच्चे को पकड़ करके रंग में रंग देते थे, है ना, और खूब खेलते थे उससे। आज गौरैया देखने को नहीं मिलती है। मैं ज्यादा दूर नहीं, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, है ना। गौरैया जो मिलती थी घरों में, घोंसला बना लेती थी, उसके छोटे बच्चों को पकड़ करके बढ़िया रंग में रंग देते थे, फिर वो जो उड़ती थी बोलते थे ये मेरी वाली है। समझ गए। सब समय के साथ चीजें बीतती जा रही हैं। कोयल भी नहीं दिखाई दे रही है। कृष्णा गुप्ता, हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, बता ही रहे हैं, क्योंकि कैमरे पे भी देख रहा हूं, कमेंट पे भी नजर जा रही, दोनों जगह जा रही थी। मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से ये देखने को मिलती है। अब आगे मैं देखता हूं कि भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने तथा उसके विस्तार के लिए क्या उपाय किए हैं। तो देखो यहां पर उपाय अब आ जाएंगे आपके। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जो भी प्रजातियां उनको बचाने के लिए, उनके विस्तार के लिए कुछ उपाय सामने लाए हैं, और मैं इन उपायों के बारे में मैं आपको पहले डाटा लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले हुआ था एक बैठक, है ना, सन 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, यहां पर जीवों के संरक्षण की बात की गई, है ना। 1973 में, ये 72 में हुआ था, 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट, कि टाइगर को संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1974-75 में कछुआ संरक्षण आया, कछुआ संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण करना था। 1980 में वन्य जीव संरक्षण, सॉरी 1972 में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण यहां पर आया। और फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, वन संरक्षण अधिनियम। फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। 1992 में हाथी परियोजना आई। समझे, ये सारी चीजें, ठीक है बाबू, ये सारी चीजें आई हैं। अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया। फिर ये जो वन्य जीव की सुरक्षा करना है, तो इसके अंतर्गत पहला
जो जीव को संरक्षित किया गया वो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क पशु विहार स्थापित किए गए और जो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो पहला पहला कार्य किया गया वो टाइगर को प्रोजेक्ट किया गया। फिर धीरे धीरे जीवों को प्रोजेक्ट किया गया। फिर 1980 में वन को भी प्रोजेक्ट मतलब प्रोटेक्शन दिया गया। फिर 1986 में ओवरऑल पूरे पर्यावरण को संरक्षित किया गया। 1992 में हाथी परियोजना लाई गई। ठीक है जी, आगे देखो IUCN ने क्या किया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में इस टाइम पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप लोग उसको ढूंढ करके लिखेंगे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन कौन से हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लिखिएगा और मैप पे दर्शाइएगा। भारत में मैप में दर्शाना है, इसको दर्शाइएगा। 18 है ठीक, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई जहां पर वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं, अपनी प्रजाति को वो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आगे यहां पर देखिएगा हॉट स्पॉट, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता, हॉट स्पॉट कहां होंगे जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधों की संख्या अधिक होंगी, मतलब विश्व रेखा के आसपास हो सकता है। भारत में जो हॉट स्पॉट है मेरे बच्चों, तो भारत में जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, वो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। कहां पर, पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पहला हॉट स्पॉट। दूसरा पूर्वोत्तर हिमालय, हिमालय ये दूसरा हॉट स्पॉट। तीसरा हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट मतलब संवेदनशील क्षेत्र जहां पर प्रजाति विविधता ज्यादा है। तीसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार मुख्य ये हो गए। चौथा लिख लेना इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। ये 4 हॉट स्पॉट भारत में देखने को मिलते हैं। कितने हॉट स्पॉट, 4। ठीक है जी, 4 हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट का, हॉट स्पॉट का मतलब होता है अगर इसको हिंदी में बोले तो संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और जब वो जीव जंतु जो होते हैं तो वो आपस में भाई निश्चित रूप से सर्वाइव करने के लिए झगड़े तो उनके बीच चलते ही रहेंगे, आपस में मारपीट होगी, एक दूसरे को खाएंगे, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और देखिए यहां पर महाद्वीप, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने हॉट स्पॉट भी हैं जिन क्षेत्रों पर प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता हॉट स्पॉट के नाम जानते हैं। देखिए यहाँ पर अफ्रीका में पूर्वी मेडागास्कर, पूर्वी चाप पर्वत, तंजानिया, ऊपरी गिनी वन क्षेत्र। भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सिंगराजा वन क्षेत्र, श्रीलंका का क्षेत्र, इंडोनेशिया, प्रायद्वीपीय मलेशिया, फिलीपींस, उत्तरी बोर्नियो, ये तो पूरा एशिया का है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, मेलेनेशिया, ये आपके हॉट स्पॉट एरिया है। ठीक है जी बाबू, तो ये रहा आपका आज का मामला, है ना। और आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको ध्यान से देखना आप लोग। आज हम लोगों ने प्रजाति विविधता के बारे में पढ़ा है, प्रजातीय विविधता के बारे में पढ़ा है ना। तो प्रजाति विविधता को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हॉट मैंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पाए जाते हैं, स्फीयर रिजर्व, उसको आप लोगों को क्या करना है, मैप में फिल करना है और लिखना है, होमवर्क है। इसके बारे में मैंने आज आपको समझाया है। अगला होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, ठीक, इसको आप लोग अपना लिख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज तो आज के लिए इतना ही बात मेरे बच्चों, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। हाँ 12th क्लास फरवरी में शुरू होता है मेरे बच्चे। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो लिखते रहो, मस्त तंदुरुस्त रहो, जबरदस्त रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद बच्चा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 इसके सब्जेक्ट विद्या परिवार में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम मेरे पास। सभी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, क्या हाल चाल है सभी लोग? आ जाइए तुरंत, क्विक, चलिए भाई आ जाइए सभी लोग, तुरंत आ जाएं। अंजलि गुप्ता जी स्वागत है, एजुकेशन लवर, राधे राधे। आशीष फुडार, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। लाइव पोल नहीं है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लाइव पोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज। लाइव पोल तो सैटरडे होता है, सैटरडे होगा लाइव पोल, ठीक। चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग किरण कुमारी जी, सालिया खा, परवीन जी, दिलकुश यादव जी, सहनाज बेगम जी, आरती गुप्ता, राधे राधे, शिवानी कुमारी, गुड मॉर्निंग, हाँ, मारिया क्वीन, वालेकुम सलाम, आसिया अख्तर, हेलो, सहनाज बेगम, वालेकुम सलाम बाबू, भारती कुमारी, जय हिंद, निधि सराफ जी स्वागत है, बड़े दिन के बाद आए निधि आप, मिस माहिरा स्वागत है, सभी का अफशाना खातून जी, और फरजीना परवीन, सिम्पी, सभी 542284, हाँ, कुशवाहा क्वीन, सावित्री, नसीन शेख, रौनक, सुहानी, रुचि, सहनाज, सबका स्वागत है, सचिन। चलिए सभी प्यारे बच्चे आगे और स्टार्ट करते हैं आज के प्रजातियों के बारे में पढ़ा था, प्रजाति के बारे में पढ़ा था स्पीसीज। आप लोगों के सामने एक शब्द दिया था मैंने, IUCN, IUCN, आप लोग कमेंट करके बताएं IUCN का मुख्यालय कहाँ है। सभी मेरे भाई बंधु जितने भी हैं सभी लोग बताएंगे IUCN का मुख्यालय कहाँ है, सभी लोग बताएं IUCN का मुख्यालय कहाँ है। बताओ, सभी लोग बताएं। उधार है, उधार में, चलिए ठीक है। तो ये कहाँ है मेरे बच्चों, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक, याद रखिएगा इसको। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो कल हम प्रजातियों के बारे में बात कर रहे थे आपसे, प्रजातियों के बारे में हो गया है हमारी बात, ठीक। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया, जैव विविधता का अर्थ क्या है, सभी लोग बताएंगे जैव विविधता का अर्थ क्या है। चलो शहनाज 12th का शुरू होगा आई थिंक फरवरी में, ठीक है। चलिए तो जैव विविधता का अर्थ क्या हो गया, जीवों की विविधता, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पकड़ा, ठीक है। आगे, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध है, बताओ। हॉट स्पॉट वाला एरिया सबसे समृद्ध माना जाता है और मैंने हॉट स्पॉट बताया आप लोगों को। अगर आपसे कभी पूछ ले कि हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था तो बताइएगा नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स, ठीक, ये शब्द दिए थे।
शब्द। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, हॉट स्पॉट बोला हूं, पश्चिमी घाट बोला था, उस दिन बताया था, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार। जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताओ? जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन इसका थीम क्या है? क्यों इसके लिए इतनी बातें की जाती हैं? जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, बताइए, बोलो। तो वनों की कटाई करना नहीं भैया, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक संतुलन। भारत को मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है, मतलब बड़ा जैव विविधता वाला देश कहा जाता है, मेगा डाइवर्सिटी, है ना? क्या बोलेंगे इसको? मेगा डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्यों भारत को? यहाँ बहुत जनसंख्या है, यहाँ बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यहाँ अधिक वर्षा होती है, या यहाँ अधिक नदियां हैं। क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक, चलो, हॉट स्पॉट शब्द किससे संबंधित है बताओ? हॉट स्पॉट शब्द किससे संबंधित है? मैंने कहा ना, हॉट स्पॉट अगर पूछे शब्द किसने दिया, तो आप बताएंगे कौन? नॉर्मन मायर्स ने दिया। लेकिन अगर वहीं पर आपसे प्रश्न कर लेता है, क्या प्रश्न किया गया आपसे? आपसे प्रश्न ये किया गया कि बताइए ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? आप बताइए, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो एक तो मैंने बताया आपको पश्चिमी घाट, आपको याद होगा, नंबर एक। दूसरा मैंने आपको बताया है अंडमान निकोबार, निकोबार। तीसरा आपको मैंने बताया है क्या? पूर्वी हिमालय। चौथा मैंने आपको बताया है इंडो बर्मा क्षेत्र। कितने हो गए? बोलो, कितने हो गए? चार, तीन नहीं चार। हुआ है, कुछ निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, सच्चाई है। ठीक, आगे। जैव विविधता का सबसे बड़ा घटक कौन सा है बताओ? जैव विविधता का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नहीं नहीं, वो नहीं, फोन वाला नहीं है टाइम। क्या बता रहे हैं? सी, पारितंत्रीय विविधता। ध्यान से देख लेना, जैव विविधता का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जैव विविधता का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारितंत्रीय विविधता, वनस्पति विविधता। चलिए, कौन सा हो जाएगा? प्रजातीय विविधता। कौन सा हो जाएगा जी? प्रजातीय विविधता। भारत में कुल वनस्पति प्रजातियों की संख्या लगभग है कितनी? ध्यान से देखना, भारत में कुल वनस्पति प्रजातियों की संख्या लगभग है 10,000, 45,000, 80,000, 1,20,000। बताओ, लगभग 80,000। दिमाग में बैठा लेना, वनस्पति पूछा है, याद रखना, यहाँ पर वनस्पतियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? लगभग 80,000। भारत में पशु प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है ये बताओ? भारत में पशु प्रजातियों की संख्या लगभग है 89,000, 45,000, 1,75,000। बताओ, तो इसमें 89,000 लिखा है, इसमें होता है लगभग कितना? लगभग, इसको बोला जाता है 88,000, है ना? तो नियर अबाउट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 89,000 का। ठीक, चलो आगे। संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं बताओ? संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग बताएंगे, संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं? एक, दो, तीन, चार। चार। चलो, तो संरक्षण के दो प्रकार होते हैं, मैं बता दूं। इन सीट्यू एक होता है, एक होता है एक्स सीट्यू। हिंदी में बोलते हैं स्वास्थाने, लिख लेना इसको, और इसको बोलते हैं परास्थाने। इसको परास्थाने, स्वास्थाने। जब किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को, ध्यान से लिखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को उसी स्थान पर जहां पर वह है उसे संरक्षित किया जाता है, उसे संरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं स्वस्थान। जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे को उसी के स्थान पर संरक्षित किया जाए, जहां पर वो है वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जाए, उसे इधर उधर लेना जाया जाए, है ना? और दूसरा क्या होता है? परास्थान है, तो इसको याद रखना, जब किसी जीव जंतु पेड़ पौधे को दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या नाम देते हैं? परास्थान कहते हैं, है ना? बिल्कुल 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 बॉय, इन सीटों में प्राकृतिक स्थान जहां पर है वहीं पर उसे कंजर्वेट कर दिया जाएगा, और जो एक्स सीटी होता है दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसको संरक्षित किया जाता है, उसे क्लाइमेट दिया जाता है। अंजलि गुप्ता जी कह रही हैं एक बार मेरे पास कॉल कीजिए ना सर। भैया कॉल की व्यवस्था आज अभी नहीं किया मैंने, है ना? फिर बताता हूँ। इन सिटी संरक्षण का उदाहरण बताइए कि जहां पर दूसरी जगह पर किया जाए। राष्ट्रीय उद्यान देख लो, ये तो होगा नहीं, ये तो वहीं पर कंजर्वेट होगा। वनस्पति उद्यान, जंतु, इसमें हो जाएगा बीज बैंक, है ना? क्या हो जाएगा? बीज बैंक। दूसरी जगह ले जाकर के बीजों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? बीज बैंक हो जाएगा। ओके, एक्स सिटी क्या होगा? एक्स सिटी बताओ,
तो प्राकृतिक स्थल पर संरक्षण ये होगा नहीं, प्राकृतिक स्थल से बाहर संरक्षण यही होगा, प्राकृतिक स्थल से बाहर संरक्षण। ठीक, आगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बता दो कौन सा है? तो भैया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये कहां है? उत्तराखंड में बाबू। कहां है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट। ठीक, जिम कॉर्बेट को वर्तमान में रामगंगा, वर्तमान में, ठीक है, याद रखना, कब की बात कर रहा हूं, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा कहां है? ये असम में है, असम में। एक सिंह गैंडा के लिए जाना जाता है, एक सिंह गैंडा यहां पर संरक्षित किया गया है। गिर कहां है? गुजरात में है, गिर कहां है? गुजरात में है। और ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, जिनके गले में बड़े बड़े बाल होते हैं, वो वाले बब्बर शेर। ठीक, सुंदरवन ये कहां है? पश्चिम बंगाल में है। यहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर, जो कि विश्व के बड़े टाइगरों में से हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2025 तक? पूछा गया, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2025 तक? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? चल बहुत बढ़िया, 2025 तक का पूछा डेटा, तो कितने हैं 2025 तक? 106, 106 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कल कहा था इसको लिख के भेजना, किसी ने भेजा? नहीं भेजा, है ना? बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18 है। ठीक है, आगे, भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? बताओ, भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 350, 500, 564, 600? कितना है? तो ये सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है? अभ्यारण्य पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर इकट्ठा आप लिख सकते हो, अभ्यारण्य कितने हैं? अभ्यारण्य 564। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? मंडल रिजर्व कितने हैं? 18। आराम से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, 18। ठीक है, क्लियर है जी? चलो आगे, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ? जनसंख्या वृद्धि करना? नहीं भैया, संसाधनों का दोहन ये कभी नहीं करेगा, खेती बढ़ाना नहीं, तो क्या हो जाएगा? मानव और प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताओ, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और कब स्थापित हुआ? बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। कब बना? 1986 में बना। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। और नीलगिरी कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल। ये भी आपको याद रहना चाहिए, कहां कौन सा है। मानस कहां है? ये असम में है। असम में एक और है, डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहां पर है? असम में भी है। ठीक, नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। सुंदरवन किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? अब आपके सामने आ गया, हाथी के लिए तो है नहीं, शेर के लिए नहीं, गैंडा के लिए नहीं, मैं अभी बताया ना, बंगाल टाइगर पाया जाता है, बताया हो ना, क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर। चलो आगे देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव सुरक्षित है? बताओ, गिर का भी बताया हूं अभी पीछे, गिर में कौन सा है? बब्बर शेर। गिर में क्या बताया हूं? बब्बर शेर। ठीक, आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भी अभी बताया हूं पीछे, एक सिंह गैंडा के लिए। कहां है? असम में है, असम में। अब आपसे पूछ ले हाथी के लिए, तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां है ये हाथी के लिए? ये है केरल में। ठीक, बाघ के लिए बता ही दिया। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बोलो, अधिनियम कब आया? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया सर 1972 में। ठीक, इसी के तहत पहला कौन सा शुरू किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कब? 1973 में। कब शुरू हुआ? 1973 में। 1980 में क्या हुआ था? वन संरक्षण आया था, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण आया था। 1975 में क्या आया था? घड़ियाल, घड़ियाल या जल संरक्षण अधिनियम आया था, जल संरक्षण कर लीजिए, जल संरक्षण अधिनियम। ठीक, 1973 1969 में कुछ नहीं था। ओके, क्लियर है? चलो, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? कल ही बताया था मैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था हाथी संरक्षण 1992 में। ठीक है,
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भैया शिक्षा से नहीं है, औद्योगिकरण से नहीं, जल संरक्षण, वनों की रक्षा से है। चिपको आंदोलन कहां चला था? उत्तराखंड में ना, सुंदरलाल बहुगुणा और कई सारे लोग थे यहाँ पर, ठीक है। साइलेंट वैली कहां है? तो मेरे बच्चों साइलेंट वैली कहां है पता है? साइलेंट वैली है मेरे भाई, सभी लोग ध्यान देना, ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर। तो केरल के पास यहाँ पर पश्चिमी घाट इस तरह से है, यहाँ पर पड़ता है केरल में साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां है? केरल में। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को हिंदी में बोलते हैं शांत घाटी। क्या कहेंगे उसको? साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांति। शांति घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है। जैव विविधता, पश्चिमी घाट तो ऐसे भी हॉट स्पॉट है, जैव विविधता अधिक पाई जाने के कारण अधिक पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? जैव विविधता। कहां पर है ये? केरल में। याद रहेगा कहां पर है ये? केरल, साइलेंट वैली। अगर यहीं पर फ्लावर वैली पूछे, तो अगर आपसे पूछे फ्लावर वैली कहां है, वैली, या हिंदी में पूछे फूलों की घाटी, तो क्या बताएंगे? तब बताएंगे चमोली जिला उत्तराखंड। चमोली जिला उत्तराखंड, ठीक। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले फूलों की घाटी कहां है, तो चमोली जिला उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली कहां है? साइलेंट वैली कहां है? केरल के अंदर है, समझ गए। क्यों जानी जाती है? जैव विविधता के लिए जानी जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब आया? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण, अभी बताया हूं। वाइल्ड मतलब वन, और वाइल्ड लाइफ का मतलब जीव, प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण, और ये अभी अभी मैं बताया हूं आपको, इंग्लिश में लिखा है बस। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया? एक्ट कब आया बताओ? तो आप बताओगे वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया? 1972 में आया। कब आया जी? 1972 में आया ये, है ना। चलो बहुत बढ़िया। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2000, 2002, 2004, 2006। तो देखो, अब इसमें दो डेटे हैं, 2002 और 2004 में, ध्यान से सुनना मैं बता रहा हूं। 2002 में ये अधिनियम पारित हुआ था, संसद में पारित हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था मेरे बच्चों, लागू हुआ कब? 2004 में। हम किस पे लगाएंगे? 2004 में लगाएंगे। 2002 में ये पारित हुआ था, 2004 में लागू हुआ था। समझ में आई बात? 2004 में लागू हुआ, 2002 में पारित हुआ, ठीक, समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सीबीडी संधि कब हुई? बताओ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सीबीडी संधि कब हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1996? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। 1992, ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताओ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गैंडा है नहीं, हाथी है नहीं, शेर नहीं है, कौन सा हो जाएगा जी? बाघ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? बाघ हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताओ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताओ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो तोता नहीं है, कबूतर नहीं है, कौवा नहीं है, कौन सा हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय फूल बताओ कौन सा है? चमेली नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, अब कमल और गुलाब में बताओ कौन सा है? अभी निश्चित नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा सर, बहुत कंफ्यूजन है यार, देख कर। कमल होगा कि गुलाब? कमल, वेरी गुड। कमल का फूल तो आप लोग बना भी लेते होगे ना? नहीं बना पाते हो? बना लेते होगे तुम लोग, कलाकार आदमी हो। मुझसे नहीं बनता, लेकिन मैं कोशिश किया करता हूँ बनाने की, है ना। कोशिश करने में क्या जाता है। ना? बन गया ना, बन गया ना कमल। चलो, ठीक। आगे, जैव विविधता घटने का मुख्य कारण क्या है? चलो, सही नहीं बना। सुहानी कुमारी, मैंने बता दिया कि कोई निश्चित नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। वो तो कुछ दिनों में आपको पता ही चलेगा, अभी क्या बता दूं मैं। जैव विविधता घटने का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, ये तो है नहीं, ये वनों की कटाई हो जाएगा, ठीक। आगे, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? बताओ, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? कमल है सर जी। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? मैंने बता रखा है आपसे बहुत बार, विश्व रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहां पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। चलो आगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो भैया जलवायु इससे इससे तो है नहीं, कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों से है। इससे संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं, ठीक। क्लियर है जी? हमें बार किसी टीचर सर, मैं पहली बार किसी, क्या हुआ? हैं? सर आपको कुछ हुआ है? नहीं लगवा, कुछ नहीं हुआ, पैर में थोड़ा सा मतलब चोट लगी थी ना। चलो, भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक बाघ, अरे तबियत ठीक है लगवा, कोई दिक्कत नहीं, पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी, है ना।
तो ये मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं बाबू, ठीक है, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट, क्योंकि सोयाबीन यहाँ पर बहुत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर? ये इको टूरिज्म, देखो इको टूरिज्म, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, उद्योग बढ़ाना, शहरीकरण करना, तो ये तो दो होंगे नहीं। अब देखो इको टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक, ये उद्देश्य है इको टूरिज्म का। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदियों का प्रदूषण नहीं, बांध निर्माण का विरोध करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बांध बनाया जा, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, क्या? सरदार सरोवर बांध, बांध उसकी ऊंचाई को कहा जा रहा था कम कीजिए, और बहुत सारे बांध बन रहे थे, है ना, तो इसी के विरोध में आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक। आगे, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है बताओ? वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भैया सिंपल सी बात है, उद्योगों के लिए तो है नहीं, व्यापार के लिए, शहरीकरण के लिए नहीं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। इकोसिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? इको सिस्टम का अर्थ पूछ रहा है, बताओ। जीव एवं उनके पर्यावरण का समूह, केवल पेड़, केवल पशु, केवल मनुष्य नहीं, ये हो जाएगा, जीव एवं उनके पर्यावरण का समूह, ठीक। भैया वो व्यवस्थाएं हैं, उसका मैं क्या करूं, है ना? यह चैप्टर बहुत इजी है, कोई बात नहीं बाबू, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब ये तो है ही 11th में कि आपका जब वो पढ़ेंगे ना कंपटीशन के लिए, तो वहां यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, आप 12th में है। अंजलि अभी कुछ नहीं कर सकते हम बाबू, व्यवस्थाओं से मैं वो नहीं कर सकता ना। हाँ कृष्णा बताओ बाबा जी स्माइल कर दीजिए, बताओ। वो तो करता रहता हूँ यार, वो स्माइल तो हमेशा चेहरे में रहेगा कृष्णा बाबू, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को होता है मेरे बच्चों क्या? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस होता है ना। अगर कोई पूछे 22 मार्च को क्या होता है, तो याद रखना जल दिवस, है ना। और आपसे कोई पूछे 5 जून को होता है क्या? पर्यावरण दिवस, ठीक है बाबू। 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस, ओके। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस होता है, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक। 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, ओके। जैवमंडल रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बताओ? 3 क्षेत्र होते हैं उसमें बाबू, जैवमंडल रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं, 1 2 और ये 3। अंदर वाले को कोर बोलते हैं, इसे बोलते इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं बफर, ये, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, बफर, ट्रांजिशन, कोर। बटे जैव विविधता केंद्रों में कौन शामिल नहीं है? अब आप बताएंगे जैव विविधता केंद्रों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है बाबू। तो देखो पश्चिमी घाट शामिल है, हिमालय सुंदरवन भी शामिल है, थार मरुस्थल नहीं शामिल है। जैव विविधता में कौन शामिल नहीं है? थार मरुस्थल, ठीक। क्या हुआ, कमेंट्स रुक गए? कमेंट्स रुक गए हैं, देखो एक बार। चलिए, हो गया अंजलि जी बाबू। आगे देखो, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का गठन कहां स्थित है? मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी का जो गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहां है? बोलो, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का गठन कहां किया गया? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भैया चेन्नई, ठीक। चलो, भारत के कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 2015 तक, अभी मैं पीछे बता चुका हूं इसको। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं, मैंने पीछे बताया है, ये कितने होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, कितने हैं भारत में? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या बाबू? आवाज नहीं आ रही क्या प्लीज? आ रही है ना? आ रही, ठीक। चलो, प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आखिरकार प्राकृतिक संसाधन हमें क्यों चाहिए? भाई कृषि के लिए तो नहीं चाहिए, शहर नहीं बनाना, उद्योग नहीं बनाना, हमें डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, हमें बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना है कि नहीं मेरे बच्चों? हमें बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना है, जैव विविधता को बना के रखना है। जैव विविधता की रक्षा किससे संभव है बताओ? जैव विविधता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव है? तो भैया शिकार से तो कर नहीं सकते, वन की कटाई से, प्रदूषण से नहीं कर सकते, वृक्षारोपण करना। तो इसीलिए हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 से 2, है ना, वृक्षारोपण जरूर करे, है ना, कम से कम 1 2 वृक्षारोपण जरूर करे बच्चा, ताकि हर साल कुछ ना कुछ उसका योगदान हो पाए, है ना। संकटग्रस्त प्रजातियों का अर्थ क्या है बताओ? संकटग्रस्त प्रजातियों का अर्थ क्या होता है? जी आशीष जी, जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जो बहुत अधिक हैं, अधिक वाले को तो संकट नहीं कहेंगे, जो केवल जंगल में नहीं, जो पालतू नहीं, जो लुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक। आगे है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो यहां पर कुछ आ गया, तो मैंने आपको पृथ्वी दिवस बताया था, पृथ्वी दिवस, सॉरी, हाँ ठीक है, पृथ्वी दिवस बताया था। 22 मार्च को मैंने जल दिवस बताया था, जल दिवस, है ना। और 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस, ठीक, ओके। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ओके। चलो आगे, भारत में जैव विविधता सबसे कम कहां है? सबसे कम कहां है पूछ रहा है भैया। देखो पश्चिमी घाट में तो ज्यादा है, सुंदरबन में, हिमालय में, थार मरुस्थल में सबसे कम है। सबसे कम कहां है? थार मरुस्थल में। जैव विविधता का मूल स्रोत क्या है? तो मानो तो है नहीं, मशीन नहीं, उद्योग नहीं, प्रकृति है। क्या हो जाएगा? प्रकृति, ठीक। ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चन। आज हम लोगों ने बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स किए बाबू। बेहतरीन क्या किए? क्वेश्चन आंसर्स किए, ओके। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सब्जेक्टिव की, तो ध्यान रखिएगा।
मानो नहीं तो इसमें आज वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, अच्छे से पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपने बड़ों का सम्मान करते रहो। गुप्ता ऐसा क्यों बोला करते हो? जो जीवन में एक चीज मान लो, जिसके जीवन में कठिनाई होती है वही हीरा की तरह निकल के सामने आता है, कुंदन की तरह वही चमकता है जिसने जीवन में संघर्ष किया है, जिसको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। वो जीवन में कुछ बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये पशुवत हो जाता है वो जीवन। तो अगर जीवन में आपके संघर्ष है तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए एक पहचान है, बेहतर मिसाल होगी, आप बेहतर करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। समझे बाबू? काजल शर्मा, चलिए। हमारे अर्थ को नीला ग्रह भारती जी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही जल है, जो कि देखने पर अंतरिक्ष से वो आपको क्या दिखाई पड़ता है, एकदम नीला दिखाई पड़ता है। लैंड बीच बीच में थोड़े थोड़े से हैं, ठीक। सर जी मेरे गुरु हैं सुरुचि हंडिया। अर्थ को नीला ग्रह किसने कहा है? किसने कहा है? अब ये तो मुझे नहीं पता किसने कहा किसने नहीं कहा। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं तो अभी क्लास में हूँ। चलिए, तो दिया नीचे दिए गए चित्र में ए और वी को पहचानिए जो प्रमुख कशेरुकी वर्गों की अनुपातिक संख्या को दर्शाते हैं, है ना। अब देखिएगा, यहां पर दिया है बर्ड्स, रेप्टिलिया, यहां पर फिश दिया है ना, और यहां पर वी ये दिया है, ठीक। तो इसमें तो पूरे में फिश दे दिया, ये इसमें बर्ड दिया है, इसमें रेप्टाइल दिया है। ए और वी को पहचानना इसमें क्या होगा? तो देखिए, उल्लिखित आरेख में प्रमुख कशेरुकी वर्गों में ए क्या होगा? स्तनधारियों को दर्शाता है। ए किसे दर्शा रहा है? स्तनधारियों को, याद रखिए, क्योंकि स्तनधारी तो इसमें है नहीं, तो ये किसको दर्शा रहा है? स्तनधारियों को, ठीक। दूसरा क्या है? कौन सा बाकी है? उभयचर, उभयचर। बाकी तो सभी वर्ग हो ही गए ना, 3 वर्ग पहले से लिखे थे। मैं समझ रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। हाँ, स्वागत है कृष्णा गुप्ता जी। चलिए, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा कुमारी जी, अब देखो, मुझे ये पता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं आया ना? सच सच बताना, समझ में आया? नहीं आया, लेकिन है इजी बहुत। आपको ये समझ में नहीं आया, सर मैं बहुत गरीब हूं, नगमा खातून, किताब खरीदने का पैसा नहीं है, मेरे बच्चे, वही जो मेरा नाम है, बॉय जो मेरा नाम है, ठीक। अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ये तो जलीय हो गया, ये तो जलीय जलीय जीव जंतु हो गए, ठीक। ये तो जलीय हो गया, किस आ गया इसमें? जलीय आ गया, ठीक। इसमें आकाश में ये बर्ड हो गई और रेंगने वाले जीव हो गए ये। अब बचे क्या? क्या बचे? तो स्तनधारी बचे और उभयचर बचे, खत्म, आंसर हो गया। रेप्टिलिया क्या होता है? देखो, रेप्टिलिया होता है मेरे बच्चों जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, चलते हैं, जैसे सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब होते हैं आपके रेप्टिलिया, रेप्टाइल, ठीक है। यस यस, आसिया अख्तर, बिल्कुल। रेप्टाइल्स क्या है सर? वही तो अंजलि बताया मैंने कि जो सांप है, घड़ियाल है, जो रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है मेरे बच्चों, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ज्यादातर, उसे हम कशेरुकी कहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या होता है पता है? स्तनधारी उसे कहते हैं जो कि बच्चे जन्म जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, वो स्तनधारी होते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। वो स्तनधारी होते हैं। उभयचर का मतलब ये होता है जो जल और थल दोनों में रहे, जल और स्थल दोनों में रहे, वो उभयचर होता है। सुहानी कुमारी जी, क्या बताऊं मैं, है ना। चलिए, मैग्रो द्वारा दर्शाई गई जैव विविधता के स्तर को लिखिए, उसी स्तर के अन्य उदाहरण दीजिए। मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, है ना। तो मेरे बच्चों, जैसे अगर मैग्रो वन की बात करते हैं हम, तो मैग्रो वन के बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे कि मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं। मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं मेरे बच्चों, बताओ। तो मैग्रो वन जो पाए जाते हैं, नमस्ते बाबू, नमस्ते धीरज कुमार जी, पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा, यहाँ पर आपको मैग्रो वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। क्या? मैग्रो, ठीक। और यहीं पर नहीं मिलेंगी, कच्छ में भी मिलती हैं, कच्छ की खाड़ी के पास, कच्छ की खाड़ी में भी मिलती है, ठीक। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं सुंदरवन डेल्टा में, मतलब समुद्र के किनारे मिलते हैं ये। हाँ, इंडिया का मैप क्या हो गया जी? ठीक है शर्मा जी, चलिए अभी आप पढ़िए, फिर बाद में देखेंगे जो भविष्य होगा, समय होगा, उसका कोई नहीं दिखा है ना। कृष्णा जी कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोई बात नहीं, सुरुचि आराम से आ जाइए और शुरुआत की है अभी। तो जितने भी समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर अरब सागर भरा है ना। इधर क्या है? अरब सागर है मेरे बच्चों। नीचे क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, वहीं पर मैग्रो वनस्पतियां हमको देखने को मिलती है, ठीक। चलो, कहाँ गया ये? मैग्रो वनस्पतियों का स्तर या मैग्रो परिस्थिति के स्तर पर जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। जैव विविधता यहाँ पर वो पाई जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें स्थल के भी जीव रहते हैं और जल के भी रहते हैं। जंगल होता है इस तरह का कि कुछ दलदली क्षेत्रों का पानी वाला, कुछ बाहर भी जंगल होगा। पारिस्थितिक विविधता के कारण अन्य उदाहरण रेगिस्तान, वर्षा, प्रवाल भित्तियां आदि, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित द्वारा दर्शाई गई जैव विविधता के प्रकार का नाम बताइए। अब बताइए, भारत में आम की 100-1000 किस्में, हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले राउवोल्फिया वोमिटोरिया में रेस पाइन की क्षमता और सांद्रता के संदर्भ में विभिन्नता है। अब देखिए ये क्या है? ये वहां पर पाया जाने वाला एक वृक्ष है, हाँ, हिमालय क्षेत्र में, ठीक।
तो आनुवंशिक विविधता का कारण हो जाएगा। आनुवंशिक विविधता तो यही है ना? क्या है? आनुवंशिक विविधता इसका कारण होता है। ठीक? अगर भारत में चावल की 5000 किस्में पाई जाएँ, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि निम्नलिखित द्वारा दर्शाई गई जैविकता के प्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? 1000। आम तो सभी है ना? आम तो सभी है, तो ये तो प्रजाति एक ही हो गई। प्रजाति तो एक ही हो गई ना, लेकिन ये आम की कितनी कितने पाई जाती है किस्में? 1000 किस्में पाई जाती हैं। इसका मतलब इसमें कौन-सा विविधता दिखाई पड़ रही है? आनुवंशिक विविधता दिखाई पड़ रही है। आनुवंशिक, आप ऐसे समझो कि विश्व में या भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। भारत में कितनी है? 140 करोड़ की जनसंख्या है और सब अलग-अलग प्रकार के हैं। अगर देखा जाए जाति या प्रजाति, तो मानव प्रजाति तो एक ही है ना? मानव प्रजाति तो एक ही है। मानव प्रजाति क्या है? एक ही है ना? लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि परिवर्तन क्यों है, कैसा परिवर्तन है, तो वो आनुवंशिक परिवर्तन जेनेटिक दिखाएगा कि भाई आप में कुछ अलग गुण है, मेरे अंदर कुछ अलग है, सब में अलग है। लेकिन अगर प्रजाति देखें तो मानव प्रजाति तो सभी है। हाँ, ठीक है, जेनेटिक हो गया। सेकंड में भी देखिए आनुवंशिक भी है कैसे? हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले राउबोल्पिया वोमिटोरिया में रेस्पाइन की क्षमता और सांद्रता के संदर्भ में। अब पता चला कोई पेड़ में ज्यादा इसकी सांद्रता होगी, किसी में कम होगी, तो है तो वही पेड़ राउबोल्पिया वोमिटोरिया का, लेकिन सब में अलग-अलग क्षमताएं होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? आनुवंशिक विविधता हो जाएगी। अगला आइए, भारत में चावल की 50,000 विभिन्न प्रजातियां हैं। अब बताइए, भारत में मुहाना और अल्पाइन घास के मैदान। अब देखिए 2 प्रकार से। भारत में चावल, चावल क्या है? चावल एक प्रजाति है। चावल क्या है? एक प्रजाति है। लेकिन अगर इस प्रजाति के अंदर अगर 50,000 प्रकार के चावल है, इसका मतलब इनमें क्या है? आनुवंशिक विभिन्नता है। कैसी? आनुवंशिक विविधता है। आनुवंशिक विविधता है। समझ में आ रही है बातें ना? कृष्णा गुप्ता जी, मैं तोड़ करके ही बताऊंगा कैसे। अब जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका आप अगर पढ़े हैं तो आराम से कर लेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं तोड़ के समझाता हूं, आगे बताता हूं, कोई ट्रिक नहीं होता। इसको पहले क्वेश्चन को आधा पढ़िए, मतलब पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए उसमें कितने मेजर पॉइंट्स निकल रहे हैं, कितने मेजर पॉइंट्स निकलेंगे, उन मेजर पॉइंट्स को आप बाहर नोट कर लीजिए, फिर उन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझाता हूं आगे। फिर दिया है भारत में मुहाना और अल्पाइन। अब मुहाना का मतलब हो गया, मुहाना का मतलब क्या हो गया? ये वाले क्षेत्र पे, और अल्पाइन का मतलब पर्वतीय क्षेत्र पे। तो यहाँ पर अलग अलग क्या पाई जाएंगी? पारिस्थितिकी पाई जाएगी। यहाँ की पारिस्थितिकी अलग होगी, यहाँ की पारिस्थितिकी क्या होगी? अलग होगी, और यहाँ की हिमालय की परिस्थिति क्या होगी? अलग होगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? पारिस्थितिकी। क्लियर है? आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वातावरण अधिक प्रजातियों की विविधता को सहारा देने में सक्षम क्यों है? अब आपसे पूछा गया, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले लूं कि बाबू आपको इसको लिखना है, ये आपके सामने आंसर नहीं है, फिर भी आपको लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे? नहीं निखिल शर्मा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते बाबू, है ना? ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बिल्कुल। ठीक, समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब क्या बताएं हम, है ना? देखिए, उष्णकटिबंधीय वातावरण, अब उष्णकटिबंध आपको कहां मिलेगा? सबसे पहले इतना पकड़िए, उष्णकटिबंधीय वातावरण आपको कहां मिलेगा? आप पहले इसको पकड़िए। उष्णकटिबंधीय वातावरण आपको कहां मिलेगा? तो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द मिलेगा। ठीक, कहां पर मिलेगा? चलो, कहां पर मिलेगा? विषुवत रेखा। अब एक ग्लोब बना लो आराम से। अब यहां पर आप जानते हैं विषुवत रेखा के इर्द-गिर्द उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। ठीक? और आपको ये भी पता है विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है बताओ? सर्वाधिक जैव विविधता कहां मिलती है? कहां मिलती है? तो आपका जवाब आएगा सर, विषुवत रेखा में मिलती है, विषुवत रेखा। और जब यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी, तो यहां पर प्रजातियों की विभिन्नता भी मिलेगी। बहुत प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी। मिलेंगी ना? प्रजातीय विभिन्नता मिलेंगी। यही तो आंसर है आपका। यही कर दिया आपका आंसर कंप्लीट। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में मौसमी विविधताएं कम होती हैं और पर्यावरण स्थिर रहता है, जो कि विशिष्ट और अधिक प्रजातियों की विविधता को बढ़ावा देता है। ये आंसर हो गया आपका। ठीक? धीरज कुमार जी सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं आप, प्लीज सर एक बार बता दीजिए ना, क्लास ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइचोनिया क्रेसिप्स भारत में लाया गया एक विदेशी हाइड्रोफाइट है। इस पौधे से उत्पन्न समस्या का उल्लेख कीजिए। हाइड्रोफाइट लिखा है, देखो हाइड्रोफाइट, हाइड्रो हाइड्रोफाइट। ठीक है, खुल गया। चलो, बजरंगी कुमार जी, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। चलिए, जहां आना कह रही पैसा डाल दीजिए। देखो पैसे की कोई बात नहीं होती मेरे बच्चे, बात होती है कि मिल करके सेलिब्रेट करने का। बोल नहीं आया? 53 बच्चों ने सही जवाब दिया। आगे, आशा कुमारी जी, एज यू लाइक। चलिए, भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत रखता है? ठीक है बाबू काजल, ले जाऊंगा घर अपने। चलो, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बहुत बढ़िया। 5-5 रुपया चलो ठीक है, 5-5 रुपया। 5-5 पश्चिमी घाट होगा मेरे बच्चे, क्या होगा? पश्चिमी घाट। वाय तमन्ना खातून, फरजीना परवीन, काजल कुमारी, निक्की शर्मा, दिव्यांश सिंह, मेधा कुमारी, खुशी गुप्ता, तनु गुप्ता, काजल शर्मा। बहुत बढ़िया, चलेगा बाबू। नेक्स्ट। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्राइवेट कर दे, चलिए कर देते हैं। दयानंद जी, वो कुछ पल में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना? और सही हो रहा है आंसर, ये बड़ी अच्छी बात है। 22 मई। मैं आप लोगों को ये बता रखा हूं, ठीक है, ये बता रखा हूं आप लोगों को, भली बात है कि 22 मार्च आए तो जल दिवस, 22 अप्रैल आए तो पृथ्वी दिवस, 22 मई आए तो जैव विविधता दिवस, 5 जून आए तो विश्व पर्यावरण दिवस, है ना? 1 दिसंबर आए तो एड्स दिवस, 14 नवंबर आए तो बाल दिवस। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक, क्लियर है? शॉट कर लीजिएगा अगर लेना हो तो। आगे। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई? बताइए, जीवन का विकास होगा, क्या लगा दिए तुम लोग हैं? भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना? कैसे बताओ, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब बना? बोल नहीं आ रहा है सर, बोलिए ना, क्या क्या पूछ रहे हो प्रिया? बहुत अच्छे। मैंने आपको बताया है कि जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। कब बना है? 2002 में। लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 2004 में। हाँ? बहुत बढ़िया, बताए बाबू। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर, ये कहाँ है? ब्राजील में है, ठीक। यहाँ पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक। दूसरा पूछा जाए तो दूसरा बताइएगा, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलो आगे। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? कल का क्लास आगे नहीं हो पाया था ना बाबू, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था तो इसी वजह से नहीं हो पाया था। पीडीएफ में पूरे क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ पे पूरे क्वेश्चंस हैं, जो पीडीएफ अपलोड कराया हूं उसमें पूरे क्वेश्चंस हैं। 38 बच्चों का सही जवाब आया। चलिए, फरजीना परवीन, बॉय, काजल कुमारी, तमन्ना खातून, निक्की शर्मा, तनु गुप्ता, एलिशा खातून, मेघा कुमारी, पूजा कुमारी और मोहम्मद सिराजुद्दीन। बहुत बढ़िया। जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य? आपका वॉच अच्छा लग रहा है, आज ध्यान दिए हो गया? सोनी चौधरी, सर आप बोले थे कि आज ज्यादा क्वेश्चन होगा। हाँ क्वेश्चन तो ज्यादा था इस पे, आज के लिए कौन सा मैं ज्यादा बोला था? आज तो 20 ही क्वेश्चन होते हैं ना इसमें। 61, बहुत बढ़िया। किस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है? सर जी आप बहुत अच्छे हैं सर वॉच तिलक में लिया क्या सर? क्या बात है। बाबू मैं क्या करूं शहनाज बेगम बाबू, जब नहीं आ रहा है तो मैं टेक्निकल तो जानता नहीं हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, नहीं हो पा रहा तो क्या करें? जल्दी करिए, हमेशा पटेल, जल्दी तो करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, है ना, जल्दी ही तो करवा रहा हूँ। चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक आदि किस प्रकार के संरक्षण के उदाहरण है?
20 बच्चों ने जवाब दिया है भाई इसमें तो। वाई फरजीना परवीन, निकी शर्मा, तनु गुप्ता, काजल कुमारी, एलिशा खातून, मेघा कुमारी, मोहम्मद सिराजुद्दीन, तमन्ना खातून, बजरंगी कुमार, मोतिहारी। एंट्री हुआ इनका। कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 13 क्वेश्चन हो गए, एक भी पूल नहीं आया, तो बड़ी समस्या है बाबू। 49, वेरी गुड। वाल्टर जी रोजन। भारत का पहला जयमंडल रिजर्व कौन सा है? बता रखा हूं मेरे बच्चे, बता रखा हूं। कौन सा है भारत का पहला जयमंडल रिजर्व? कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? कौन सा है? चलिए। 36। विश्व में जैव विविधता का सबसे अधिक समृद्ध देश है कौन सा है? बताइए सब लोग। 'अंजलि सिंह' क्या हुआ बाबू? देखो, मैं बताऊं आपको कि जो दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है, कल यहीं से हमारी आपकी बात नहीं हो पाई। ये दक्षिणी अमेरिका का, और मेरे बच्चों यहां से जाता है आपका विश्वत रेखा। विश्वत रेखा, ठीक है। और ये क्षेत्र है ब्राजील का। ये क्षेत्र क्या है? ब्राजील का। और यहीं पर है अमेजन बेसिन। यहीं पर क्या है बाबू? यहीं पर है अमेजन बेसिन। अमेजन नदी है, ठीक। और अमेजन नदी जो है, ये अमेजन है, याद रखना, अमेजन। तो अमेजन के जंगल इसी के आसपास पाए जाते हैं। जो विश्व का पता है, विश्व का 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। विश्व का 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अमेजन जंगल को? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं अमेजन जंगल को? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। मतलब हर पांचवी सांस हम लोगों की, हर पांचवी सांस, पांचवी सांस अमेजन से आती है, समझ लो। अमेजन के जंगल, जंगल से आई हुई ऑक्सीजन से मिलती है, ये ऑक्सीजन से मिलती है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, 20%, 20% स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ब्राजील क्षेत्र है पूरा, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। जैव विविधता के घटक कितने होते हैं? जैव विविधता के कितने घटक होते हैं बताओ। चैट प्राइवेट कर दे, कोई कह रहा है चैट को पब्लिक कर दीजिए, कोई कह रहा है प्राइवेट। चलो, अब थोड़े से क्वेश्चन और हैं, परेशान मत हो आप लोग, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, चैट पे नहीं। देखो इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है आनुवांशिक, आनुवांशिक। दूसरा हो जाता है प्रजातीय, और तीसरा हो जाता है पारितंत्रीय। 3 होते हैं, ठीक। एक भी बोल नहीं, गजब बात है भाई, क्या बताऊं मैं। वाई फरजीना, निकी शर्मा, काजल कुमारी, एलिसा खातून, तनु गुप्ता, बजरंगी कुमार, मेधा कुमारी, अच्छा, और खुशी गुप्ता, तमन्ना खातून। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये बताया था आप लोगों को। नगमा खातून कह रही 25 को मेरा बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल। दयानंद कुमार साहू जी 49। चलो, जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा है। तैनाज में क्या करूं बाबू, है ना, कॉल वाला फीचर है क्या अभी तक? चलिए अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और छठी मैया के आगमन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। चलो, 53 बच्चों ने जवाब दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, 7 बच्चों ने केवल जवाब दिया। एमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और बाबू ये कहाँ है पता है? ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर, कश्मीर। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। स्क्रीनशॉट करिएगा इसका। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। गिर कहाँ है? गुजरात में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। किस वर्ष वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ?
स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, सबको पता है। 45। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पर देखना, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है। फिर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, अधिनियम। और याद रखना 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम आया, अधिनियम। 1975 में जल संरक्षण अधिनियम आया, ठीक। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ये सारे को लिख लेना, सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। ठीक, ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूं लीडर बोर्ड, एक मिनट।